नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12 के होम साइंस के आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं उसको। ठीक है, इससे पहले आपके जो मिड टर्म हुए थे मैंने आपके सारे चैप्टर्स जो थे उसके ऑलरेडी जो मिड टर्म में आने वाले थे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। तो उसकी क्लिप क्या है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बाकी इसके एंड में आपको जो नए चैप्टर आपके फाइनल टर्म में जो सारे सिलेबस आ रहा है उसके बचे हुए चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो वीडियो है उसको हम से पूछ रखा है, ये क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किन मंत्रालय के सहयोग से हुआ। ठीक है, किन मंत्रालयों ने इसकी स्थापना में जो है मदद की थी या अपना सहयोग दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? जब भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रहा था, लिंगानुपात में बहुत ज्यादा क्या है वो जो हम बोल सकते हैं एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था कि जो बेटी है जो महिलाएं हैं उनका लिंगानुपात कम होता जा रहा था, इसलिए क्या किया था उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी। किन किन मंत्रालयों ने इसमें सहयोग दिया था वो हम देख लेते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये हमारे 3 मंत्रालय है, इन्होंने क्या है इसमें योगदान दिया था जो हमारी ये जो योजना थी इसके प्रारंभ में। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि आपका जो कार्य है और जो आपका जीविका है और हमारा आजीविका है उसमें आपको अंतर बताना है। तो फर्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं कार्य क्या है हमारा। नियमित परिणाम की गतिविधि का एक ऐसा समूह जिसमें नौकरी व व्यवसाय के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे कि धार्मिक कर्तव्य पालन, सामाजिक कार्य, परामर्श, उद्यम वृत्ति परामर्श, सेवाएं आदि भी सम्मिलित है। हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, हमारे द्वारा कोई भी किया गया कार्य जो हम काम करते हैं उसको हम कार्य कहते हैं। इसमें क्या है, ये जो कार्य है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कि क्या है इसका हम निश्चित परिणाम निकल के आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अपना कार्य बोलेंगे। जैसे कि नियमित परिणाम की गतिविधि मतलब वो कार्य हम कर रहे हैं जिसका परिणाम निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपना कार्य जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा जीविका है। इसमें क्या है, जीविका का अर्थ साधन और व्यवसाय से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीविका में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर नए कौशल सीखता है, नई जानकारी, यहाँ पे नई जानकारी होगा, नई जानकारी प्राप्त करता है, अपनी क्षमताएं बढ़ाता है और अपने चुने गए क्षेत्र में स्वयं को परिमाणित करता है। यहाँ पे हम जीविका की बात करें तो क्या है, वो क्षेत्र जिसको हमने स्वयं से चुना हो, ऐसा कोई कार्य जिसको हमने खुद से चुना है, हम खुद करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीविका में हम हमेशा ही नए नए कौशल जो है, नई नई योग्यताएं जो है अपने फील्ड में उसको सीखते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपना जीविका कहते हैं। और जीविका का हम मतलब समझ ले तो इसका अर्थ क्या है, साधन है और व्यवसाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आजीविका है हमारा। इसमें क्या है, आजीविका के अंतर्गत नौकरी, व्यवसाय का अन्य कार्य आते हैं जिसके द्वारा हम धन अर्जित करते हैं, वह अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा जीविका में क्या है, इसको हम नौकरी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आया था क्वेश्चन में कार्य, जीविका तथा आजीविका, यहाँ से आपसे नौकरी भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, आजीविका पूछे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपसे नौकरी पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, हम किसी के अंदर जो है काम कर रहे हैं, किसी के अंतर्गत, किसी के नीचे है, हम वहां पे कार्य कर रहे हैं। हमसे कोई बड़ी पोजीशन में है, वो हमको बोल रहा है कि हमें ये काम कर रहा है, ये कार्य इतने दिन में पूरा करके देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नौकरी बोलेंगे। हम किसी के नीचे क्या है कार्य कर रहे हैं, उसकी एक समय निश्चित होगी। ठीक है, कुछ ज्यादा हमें सीखने को प्राप्त नहीं होगा लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जीविका में हम धन अर्जित करते हैं जिससे हमारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हमसे होती है। ठीक है, जीविका की बात कर ले, इसमें क्या है, हमने खुद से कोई फील्ड चुना है, जैसे कि मैं वकील बनना चाहती हूँ, मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ऐसा फील्ड क्या है मैंने खुद से चुना है। इसमें क्या है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, किसी के अंडर नहीं, किसी के अंडर मैं कार्य नहीं कर रही हूँ। इसमें क्या है, मैं खुद ये कार्य करना चाहती हूँ तो मैं खुद से स्टडी करूंगी, खुद से पढ़ाई करूंगी। डांसर बनना चाहती हूँ तो डांस सीखूंगी, अकेडमीज वगैरह जो है वो ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम हमेशा क्या है नई नई चीजों को सीखते रहते हैं हमारे जीविका के अंदर। हम आजीविका की बात कर ले, हम किसी के नीचे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कार्य की हम बात करें तो ये क्या है, एक ऐसा नियमित हम काम जो भी कर रहे हैं जिसका कोई
परिणाम निकल के आ रहा है, कोई भी एक हम बोल सकते हैं अंत जो है उसका निकल के आ रहा है, उसको हम कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कार्य, जीविका और आजीविका था। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ है कि जीविका का चुनाव करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी जीविका है उसका चुनाव करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो है। तो इसमें क्या है, मेरी विशेषताएं, प्रतिभा, अभिरुचियां क्या है, मतलब मेरी कौन सी विशेषताएं हैं। मैं ऐसे भी किसी कार्य में तो जा नहीं सकती हूँ जहां मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जहां मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि मैं उस कार्य को पूरा कर सकूं। तो मैं ऐसा कार्य तो नहीं चूज करूंगी, वही देखूंगी जो मेरे लिए जरूरी हो, मैं खुद कर सकूं, वो जो है कार्य मेरे योग्य हो और मैं उसके योग्य हूं, मैं वही देखूंगी। तो क्या है, हमें विशेष जो प्रतिभा है और जो हमारी अभिरुचियां है कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है और इसमें नहीं है, तो हम वही देख के क्या है कार्य का चयन जो है वो करेंगे। नेक्स्ट, क्या व्यवसाय प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है। तो व्यवसाय जो है वो किसी रूप से मुझे क्या है, प्रेरणा दे रहा है और साथ ही में चुनौतीपूर्ण है या नहीं है। नेक्स्ट, क्या व्यवसाय मेरे लिए उपयोगी होने का बोध कराता है। अब मैं अपने लिए जीविका का अवसर चुन रही हूँ, तो मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी, ऐसे किसी चीज के लिए मैं मेहनत क्यों करूं जहां मुझे क्या है, अपनी जो भी चीजें है, मूलभूत आवश्यकताएं है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूंगी। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या है ये कार्य जो है वो मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, जो चीजों की आवश्यकता है मुझे उसकी पूर्ति ये कार्य करने से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या कार्यस्थल का वातावरण व लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। तो अब हम जहाँ कार्य करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि हम वहां पे कार्य करेंगे, तो आसपास का जो वातावरण है मेरे लिए उचित होगा या नहीं होगा, उस वातावरण में मैं सही से रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, ऐसा प्रश्न भी क्या है हमारे मन में आना चाहिए। कब, जब हम जीविका का अवसर कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए कोई भी कार्य, नौकरी जो है उसका चयन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है आपका एग्रोनॉमिक्स, जो आपका सुकार्यकी है उसकी परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे सुकार्यकी। एग्रोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें हमारा एग्रो क्या है, काम है, और नॉमिक्स क्या है, प्रकृति। ठीक है, हम जो भी कार्य प्रकृति के नियम के साथ जो कर रहे हैं उसको ही हम एग्रोनॉमिक्स कहेंगे, जो कि जिसमें क्या है हमारे सुकार्यकी में ये हमारे जो मशीन है और जो हमारा विज्ञान है उसका सामंजस्य है। इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो। ठीक है, बाकी आपको डीपली एक्सप्लेनेशन आ जाए, आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछ रहे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका एग्रो का मतलब क्या है, हमारा कार्य है, और नॉमिक्स का मतलब है प्रकृति के नियम। इसे मानव कारक अभियांत्रिक जो है हमारा ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे मानव कारक होगा यहाँ पे, मानव कारक अभियांत्रिक। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। हमारा जो एग्रोनॉमिक्स है हम इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी जो हमारी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या आएगा कि इसे हम मानव और जो हमारा मशीन है, मतलब मशीन और विज्ञान है, उसका सामंजस्य कहा जाता है इसको। यहाँ पे ये लाइन थी तो इसको आप काट दीजिए, ये गलत हो चुका है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है आपको। तो इसकी हम बात कर ले, जहां पर हमारा एग्रोनॉमिक्स है इसकी हम बात कर ले, तो इसमें क्या है कि इसको हम इजी में बोल देते हैं। तो ये आपको जो बुक की एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए तो इसमें क्या बोल सकते हैं आप, इसके तत्वों की बात कर सकते हैं, साथ ही में आप क्या बता सकते हैं कि हमारा एग्रोनॉमिक्स क्या है। मैंने बता दिया कि हमारा विज्ञान और मशीन का सामंजस्य है। ये क्या करता है, जो हमारे काम करने वाले मजदूर है उनकी क्या है उपयोगिता के अनुसार ही जो मशीन वगैरह है उसका निर्माण होता है, किस तरीके से अच्छा कार्य जो है इससे हो सके। ठीक है, तो ये हमारे एग्रोनॉमिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया आपसे कि विकास संचार में रेडियो तथा टेलीविजन का क्या महत्व है। अब रेडियो और टेलीविजन की बात कर ले तो एक बहुत ही हम बोल सकते हैं आम सी चीजें हैं, हर घर में पाई जाती है। हम फोन में बात कर ले तो रेडियो तो हमें प्राप्त हो ही जाता है। ठीक है, टेलीविजन की बात कर ले, हर फोन में तो रेडियो हमें मिलता ही है। टेलीविजन आजकल तो हर जगह क्या है, टैब वगैरह रहने लग गया, टेलीविजन है, ये सारी चीजें क्या है मिल ही जाती है। तो आपको क्या है रेडियो तथा टेलीविजन का क्या वो है, लाभ है, महत्व है, वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे रेडियो की, तो काफी सस्ता है, क्या है सभी लोग क्या है इससे
जो हमारा रेडियो है एक श्रवण माध्यम है, तो अगर हम किसी को सूचना प्रदान करना चाहते हैं जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी क्या है, इसे सूचना मिल जाएगी। साथ ही में हम टेलीविजन की बात कर ले तो इसमें हमारा श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम सभी है, ठीक है, हम देख के भी समझ सकते हैं हमारे टेलीविजन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या आंसर दे रखा है हमारा। तो क्या है, रेडियो तथा टेलीविजन सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे सस्ते, सुविधाजनक जनसंचार के माध्यम है। तो क्या है, रेडियो हमारे टेलीविजन जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही में क्या है, ये काफी सस्ते भी है। विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसका हम यूज किस लिए कर सकते हैं, हमारे विकास के प्रयोजन के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे देश में बड़ी जनसंख्या में लोगों के लिए रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एकमात्र स्रोत जो है वो बन चुका है। तो देश के बहुत सारे हिस्से की हम बात कर ले, बड़ी जनसंख्या की बात कर ले, उनके लिए क्या है, रेडियो जो है हमारा शिक्षा का या मनोरंजन का बहुत अच्छा जो है हम बोल सकते हैं जरिया बन चुका है। ठीक है, तो ये विशेषता आपको बता देनी है कि किस तरीके से हमारा जो रेडियो और टेलीविजन है काफी सस्ता है, काफी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। लोग क्या है, इससे मनोरंजन भी ले सकते हैं, साथ ही में शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो सूचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो भी हमें क्या है, इनसे प्राप्त हो जाती है। सभी लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, सभी लोग आसानी से इसको अपने पास उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है आपको इसमें ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है कि अपनी बड़ी बहन को सूचना संचार विद्युत का अर्थ समझाइए और इसके 2 लाभ लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कि जो हमारा सूचना संचार है उसकी आपको जो विशेषता है अपनी बहन को बतानी है। मेन क्वेश्चन में क्या है, हमें यही देखना है कि इसमें सूचना संचार विद्युत के बारे में हमें बताना है, इसके महत्व के बारे में बताना है। बस यहाँ पे क्या है, नाम या फिर कोई पर्सन है उसको ऐड कर दिया गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है आपको मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक ऐसा समान विदेश शब्द है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अंकित प्रशासन तथा दूर संरक्षण प्रौद्योगिकी किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन आदि सम्मिलित है। तो इसमें क्या है, एक सूचना संचार का हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम समझ से है, योग है, जिसमें सभी संचार के माध्यम मिले हुए हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात कर ले, सॉफ्टवेयर की बात कर ले, या फिर अन्य हमारे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन सब की बात कर ले, मोबाइल फोन हो गया। यहाँ पे क्या है, सभी लोग मतलब हमारे जो ये उपकरण है आपस में मिले हुए हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत, सूचना संचार विद्युत। मतलब कि हमें एक तरीके से इसमें जितने भी संचार के माध्यम है जो कि क्या है, हमें पता चल रहा है कि जिनसे संचार माध्यम सूचनाएं वगैरह प्राप्त हो रही हैं, जिनसे हमें मनोरंजन का क्षेत्र जो है हमें प्राप्त हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है हमें एक ही जगह पे मिल रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें ये सभी प्रकार के जो उपकरण है वो आ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इसके हार्डवेयर हो गया, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, ये क्या है इसके अंदर ही सम्मिलित है। ये सारे क्या है हमारे सूचना संचार विद्युत के अंदर ही आते हैं। मेनली आपको बताने का मतलब यही था कि ये जो जितने भी उपकरण आपने पढ़ लिए ये हमारे किस में आते हैं, सूचना संचार विद्युत प्रौद्योगिकी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आज सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विकास संचार का एक सक्रिय उपकरण बन गया है। तो क्या है, मतलब सक्रिय क्या है, डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस टिकाऊ समावेशी विकास के उत्प्रेक्षण की भूमिका निभा सकता है। ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यक्तियों को सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब क्या है, हम इसमें संचार की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हमें सूचना प्राप्त होगी किसी तरीके से, तो ये किस लिए काम आता है, हमारे ये जो प्रौद्योगिकी है व्यक्तियों को सूचना या जानकारी देने के काम में आता है। नेक्स्ट क्या है, इस जिससे प्रभाव से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्र में पहले के मुकाबले काफी बदलाव देखने को मिल गए हैं। तो जब से हमने इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया है तब से क्या हो चुका है कि हमारे जितने भी ये क्षेत्र है, कृषि की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, इन सब क्षेत्रों में काफी अच्छे जो बदलाव है हमें देखने को मिल चुके हैं। तो यही महत्व क्या है, हमारा जो सूचना संचार विद्युत है इसके महत्व है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सूचना संचार किसका जो है सामंजस्य है। तो उसमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ठीक है, ये किस लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये लोगों को सूचना पहुंचाता है, जानकारी देता है। साथ ही में कृषि की बात कर ले या फिर हम स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, इन सभी में इसके द्वारा क्या है बहुत सारे बदलाव जो है हमें देखने को मिले हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जन पोषण स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। जो जन पोषण स्वास्थ्य है, भारत को पोषण का दोहरा भार उठा रहा है, ये भी हमें बताना है। हम जन पोषण की बात करें तो जन, यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जन पोषण क्या है हमारा, साथ ही में जो भारत जो है कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या है, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधित बीमारी तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे जन स्वास्थ्य में, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण के लिए हम क्या करें, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, और साथ ही में पोषण को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, उसका प्रयास इसमें किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड पूछा गया है कि भारत कुपोषण का दोहरा जो है भार उठा रहा है, तो इसमें क्या है, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण, ठीक है, और साथ ही में अति पोषण। अल्प पोषण की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, हड्डियां वगैरह नजर आने लग जाती है। वहीं पे हम अति पोषण की बात कर ले तो क्या है, इसमें हम ज्यादा भोजन वगैरह हो गया, या फिर भोजन क्या है, हम भोजन नहीं भी ले रहे तब भी हमारा शरीर क्या है, फूलता जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अति पोषण कहते हैं। तो हमारा जो भारत है, ये दोनों प्रकार के जो हमारे कुपोषण है उसका दोहरा बोझ जो है वो उठा रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कुपोषण का दोहरा भार हमारा जो भारत देश है वो उठा रहा है। इसमें क्या है, इसमें आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत में दोनों प्रकार के कुपोषण जो है वो पाए जाते हैं। जिसमें हमारा अल्प पोषण हो गया, इसमें क्या होता है, हम सही से खाना नहीं खा रहे, सही टाइम पे खाना नहीं ले रहे, जिस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए हम वो नहीं ले रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी जो है समय के अनुसार हमारे शरीर में चेंजेस नहीं होते, और हमारे अंदर क्या है, भोजन वगैरह जो भी हम लेते हैं हमारे शरीर को नहीं लगता है, तो उससे क्या है, हमारा अल्प पोषण जो है वो हो जाता है। और सेकंड क्या है, अति पोषण, तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आहार नियमित मात्रा से भी ज्यादा ले रहे हैं, जितना हमें लेना चाहिए उससे भी हम ज्यादा क्या है वो भोजन ले रहे हैं, या फिर हमारे शरीर को भोजन बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उससे क्या है, हमारा जो अति पोषण है वो हो जाता है। इसको हम मोटापा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा भारत क्या है, ये दोनों प्रकार की जो बीमारी है इससे जूझ रहा है। यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि रोगी को भोजन देने का कौन सा तरीका जो है सबसे सही है, कौन से दो तरीके हैं आपको बताने हैं जो कि सही है, ठीक है। तो क्या है, इसमें हम देख लेते हैं चिकित्सीय पोषण देने के दो तरीके आपको यहाँ पे नीचे बता रखे हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका नली द्वारा भोजन कराना। तो इसमें क्या है, नली द्वारा भोजन खिलाने में पोषण युक्त संपूर्ण भोजन नली द्वारा रोगी को दिया जाता है। अब यहाँ पे हम नली की बात कर ले तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो रोगी है उसको भोजन जो है दिया जाता है, ठीक है। जितने भी पोषण पदार्थ है उसको नली द्वारा ही जो शरीर के अंदर भोजन है वो पहुंचाया जाता है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन किसी कारण से वे अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके शरीर में क्या है, उनका पाचन तंत्र जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है, भोजन मुंह के द्वारा भोजन क्या है नहीं ले सकते, अपना जो पोषण है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या है उनको भोजन कहाँ से दिया जाता है, नली द्वारा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आपको बता रखा है अंतःशिरा से भोजन देना। तो इसमें क्या है, इससे रोगी को पोषण विशेष विलियों के रूप में दिया जाता है। ये तरल पदार्थ युक्त पानी, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन आदि को रोगी की आवश्यकता अनुसार रोगी को पोषित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, नस के द्वारा जो है वो दे रहे, जैसे आप देखते हैं ना ग्लूकोज चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, अगर कोई पूरी अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो क्या करते हैं, उन्हें ड्रॉप द्वारा ही क्या है मरीज जो होते हैं उनको भोजन देते हैं। जब हम ना नली के द्वारा उनको भोजन दे सकते हैं, ना ही हम मुंह के द्वारा उनको भोजन दे सकते हैं, हम क्या करते हैं, जो नस द्वारा होती है उनको क्या है खाना जो है उनके शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, जब क्या है जो हमारा रोगी है वो पूर्ण रूप से भोजन ग्रहण करने में असक्षम होता है, तो ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतःशिरा से भोजन देना। इसमें क्या है, नस में ड्रिप के माध्यम से इसको हम देते हैं, ठीक है। तो किस किस प्रकार की इसमें हम चीजें दे सकते हैं, पानी युक्त जो भी पदार्थ हो गया, जो कि तरल पदार्थ होता है वही हम दे सकते हैं नस के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्रोटीन या फिर पोषण के तत्व होते हैं उसको हम अपनी जो नस होती है उसके द्वारा ही देते हैं,
ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छा माध्यम रोगी को भोजन देने का कौन सा है, तो वो हमारा मुंह से है। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि रोगी को हम खाना दे तो वो मुंह से ही दे। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये जो दो अन्य साधन है उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में विद्यालय पूर्व केंद्र का क्या महत्व है। अब विद्यालय पूर्व जो हमारे केंद्र है उसका महत्व बताना है हमें, कि जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था है, देखभाल और शिक्षा है, इसमें हम क्या है, विद्यालय पूर्व शिक्षा की हम बात कर ले तो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम विद्यालय से पहले क्या है जो शिक्षा प्राप्त करें उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसके कौन से महत्व है वो आपको बताने हैं। तो क्या है इसमें, क्या है महत्व जो है, बाल केंद्रित अधिगमन, खेल के द्वारा सीखना, दूसरों की संगति में जल्दी सीखता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से भोजन करना सीखता है, अन्य बच्चों के साथ खुश रहता है, उन बच्चों के लिए लाभदायक है जिन्हें अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये आपके 6 पॉइंट जो है आपको बता रखे कि किस तरीके से जो हमारा विद्यालय पूर्व जो केंद्र है वो कितना जरूरी है। इससे क्या है, बच्चे बहुत सारी अन्य गतिविधियां सीखते हैं। फर्स्ट वो अपने परिवार के माहौल से बाहर जाते हैं और बाहरी माहौल को देखते हैं कि आसपास के बच्चे किस तरीके से हैं, टीचर वगैरह किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। उनके मन में जो भी कौशल वगैरह होती है, जैसे कि ड्राइंग बनाना हो गया, सिंगिंग करना हो गया, पोयम याद करना हो गया, ऐसी चीजें क्या है इसमें वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। लोगों मतलब बच्चों से दोस्ती करना भी शुरू कर देते हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से दूसरों की मदद करनी है, ये सारी चीजें क्या है वो विद्यालय पूर्व जो हमारा है वहां से सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही क्या है बहुत ज्यादा आवश्यक होता है जो हमारे विद्यालय पूर्व केंद्र है उनके लिए। क्या है ये, इसमें क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी गतिविधियां सिखाते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो बचपन से क्या है मैनर्स सीखे, और आगे चलकर जब वो विद्यालय में जाना शुरू करेंगे तो किस प्रकार से उनको बर्ताव जो है वो करना है। तो इसमें बता रखा है कि किस तरीके से क्या है बाल केंद्रित अधिगमन है, मतलब बच्चे जो है अच्छी तरीके से सीखते हैं, समझते हैं, या फिर खेल के द्वारा सीखना, खेल के द्वारा सिखाया जाता है उनको, दूसरों की संगति में जल्दी सीखता है। अब देख रहा है कि मेरे बगल वाला बच्चा बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है तो मुझे भी बहुत जल्दी अच्छी तरीके से उसकी जैसा करना पड़ेगा। उससे क्या है बच्चा भी खुद ही जल्दी सीखना शुरू कर देता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से भोजन करना सीखता है, अपने जो कार्य है छोटे मोटे कार्य क्या है बच्चा खुद से ही करना शुरू कर देता है, अन्य बच्चों के साथ खुश रहता है, दोस्ती करना भी शुरू कर देता है, या उन बच्चों के लिए लाभदायक है जिन्हें अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हम बात कर ले जो कि बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं या फिर लोगों से दूर रहते हैं और सिर्फ अपने परिवार के अंदर ही रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि वो बाहरी माहौल में आएंगे और लोगों से, जो बच्चे हैं अपनी उम्र के बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे और दोस्ती को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा कि कितना जरूरी है जो हमारा विद्यालय पूर्व केंद्र है उसकी शिक्षा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितनी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्वीकार्यता से आप क्या समझते हैं। इसकी हमारे दैनिक जीवन में 2 आवश्यकताएं जो है आपको बतानी है। एग्रोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन आ चुका है इसमें कि स्वीकार्यता से हम क्या समझते हैं। तो ये क्या है, स्वीकार्यता मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों या मशीनों और कार्य का परिवेश के बीच का संबंध है। अब स्वीकार्यता क्या है, जो मनुष्य है और साथ ही में जो मशीन है, जैसे कि कोई एक स्थान की हम बात कर ले जहां मशीन और जो हमारे मनुष्य है साथ में कार्य कर रहे हैं, तो क्या है ये उन्हीं का सामंजस्य है, किस तरीके से मशीन और मनुष्य को साथ में कार्य करना है। ठीक है, वही इसमें रखा गया कि किस तरीके से स्वीकार्यता क्या है, मनुष्य है तथा उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जितने भी उपकरण है, मशीन है, उनके कार्य के परिवेश के बीच का संबंध है, किस प्रकार से दोनों कार्य जो है वो कर रहे हैं, उसी के परिवेश का संबंध क्या है, हमारा स्वीकार्यता जो है वो है। सामंजस्य की हम बात कर ले, हम वो भी बोल सकते हैं, सामंजस्य वर्ड आ जाए तब भी आपको ये याद रखना है यही आएगा, संबंध की बात कर ले यही आएगा। ठीक है, सहयोग की बात कर ले तब भी इसमें यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, हमारे दैनिक जीवन में कौन सी आवश्यकताएं हैं वो हम देख लेते हैं।
तो सुकार्यकी की आवश्यकताएं क्या है? सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना। अब मशीन द्वारा क्या किया जा रहा है? बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या है वहां पे असुरक्षित भी महसूस होगा। मशीनों की बात कर ले, बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है सुनते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? सुकार्यकी के द्वारा जो सुरक्षा है और साथ ही में स्वास्थ्य है उसमें क्या है, ये धीरे धीरे सुधार जो है वो लेकर आ रहा है। कार्यस्थल की उत्पादकता को बढ़ाना। अब मशीन है, मनुष्य है, दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी उत्पाद है उसकी उत्पादकता क्या है, इसको बढ़ाना क्या है, सुकार्यकी का एक कार्य है। नेक्स्ट, उत्पादकता उपकरणों को प्रभावी बनाना। अब कोई भी जो उत्पादक है उसके उपकरण है, जो मशीन वगैरह है, उसको अच्छी तरीके से प्रभावी बनाना किसका कार्य? हमारे सुकार्यकी का कार्य है कि किस तरीके से जो मशीन है वो अच्छी तरीके से कार्य करे। नेक्स्ट, आरामदायक काम का माहौल प्रदान करने के लिए कार्य संतुष्टि को बढ़ाना। अब क्या है, मनुष्य भी कार्य कर रहे हैं वहां पे, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा माहौल, आरामदायक माहौल बनाया जा रहा है जिससे क्या कर रहे हैं, वो कार्य में संतुष्टि जो है उसको बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। मनुष्य जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है, संतुष्टि को बढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा? हमारी सुकार्यकी के द्वारा। तो ये दैनिक जीवन में क्या है, सुकार्यकी की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है कि बच्चों के संवेदनशील होने के क्या कारण है। अब हम छोटे बच्चों की बात कर ले तो उनके संवेदनशील होने के क्या कारण है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बना लेते हैं। सेकंड, हमारे देश के बच्चों के लिए चल रही कोई 2 योजना के बारे में विस्तार से बताना है। तो आपको ये क्या है, योजना भी 1-2 जो है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो बच्चों के संवेदनशील होने की हम बात कर ले तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अनाथ होते हैं। रोड पे आप देखते हैं बच्चे लोग कुछ होते हैं जो चोरी की चकारी है वो करना शुरू कर देते हैं, उनको भी हम संवेदनशील समूह में रखते हैं। साथ ही में कुछ ऐसी हम बच्चों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, मतलब जो बच्चियां होती है, बालिकाएं होती है, उनकी बात कर ले जिनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है या ऐसा कुछ, मतलब माहौल क्या है, उनको ठीक माहौल प्राप्त नहीं होता है अपने घर के अंदर, तो क्या है, उन बच्चों को भी हम संवेदनशील की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बच्चे इसी प्रकार से संवेदनशील होते हैं। कुछ बच्चे क्या है, चोरी चकारी कर रहे हैं, कम उम्र में उन्होंने यही सीख लिया, तो उनको लिए क्या किया जाता है, उनको एक अलग हम बोल सकते हैं बाल गृह होता है उसमें रखा जाता है, जहाँ पे उनको क्या है, लोगों के साथ बर्ताव करना, बातचीत करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। साथ ही में एक ऐसा बच्चा जिसका माहौल क्या है, पूर्ण रूप से उसको सही नहीं प्राप्त हुआ है, जिस माहौल में वो रहना चाहता था वैसा माहौल प्राप्त नहीं हुआ है, या किसी बच्चे के साथ दुष्व्यवहार हुआ है, उन सबको भी हम क्या करेंगे, संवेदनशील की समूह में रखेंगे, लेकिन उनके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि उनको क्या है, बहुत ज्यादा प्यार की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा स्नेह की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या है, बच्चों के संवेदनशील होने के कौन से कारण है। बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है। ठीक है, हम बचपन से सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम कब सीखते हैं, अपने बचपन के समय में ही सीखते हैं। बच्चों की भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम, पालन, प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा किया जाना है, पर बच्चे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नहीं तो बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों को क्या है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्यार की हम बात कर ले, भोजन की, स्वास्थ्य की, देखभाल की, इन सब की आवश्यकता हर बच्चे को होती है। ठीक है, तो यही है कि अगर उनको ये सारी चीजें प्राप्त नहीं होती है तो क्या करते हैं, वो बच्चे क्या है, संवेदनशील हो जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 2 संगठन बताए गए हैं। क्या है, फर्स्ट आपका एसओएस है, एसओएस बालगांव है जो हमारा, इसमें क्या है, यह एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, अनाथ और परित्यक्त बच्चों की दीर्घकालीन देखभाल प्रदान करता है। अब ऐसे बच्चे जिनको क्या है, जो अनाथ है या फिर जिनको परित्याग कर दिया गया, जिनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या करते हैं, उन बच्चों को अपने पास रखते हैं और क्या है, दीर्घकालीन देखभाल देते हैं। मतलब लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन की हम बात कर ले, दीर्घ क्या होता है, लंबे समय के लिए उसकी देखभाल जो है वो करते हैं। प्रत्येक एसओएस घर में एक माँ है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। वह एक पारिवारिक प्रकार का वातावरण प्रदान करते हैं। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो अन्य दर्दनाक अनुभव से उबरने में मदद करता है। तो ये जो हमारा बाल गांव है, यहाँ पे क्या है, हर जो हम बोल सकते हैं समूह के बच्चे, जहाँ पे 10-15 बच्चे हैं, वहां पे क्या है, उनकी एक माँ होती है, एक लेडी है जिनको वो लोग माँ बोलते हैं, और जहाँ पे क्या है, उन बच्चों को एक घर का जो वातावरण है, माहौल है, वो प्रदान किया जाता है, जिससे क्या है, बच्चे के साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ है या फिर जो भी उसका दुख दर्द है उससे वो दूर हो सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसओएस बाल गांव के कार्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
इसी में दे रखा है सेकंड, बाल गृह में सरकार द्वारा 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं जो विभिन्न कारणों से राज्यों की परिधि में है। तो ये किन बच्चों के लिए चलाए जाते हैं? हमारा जो बाल गांव है तो ये 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बता रखा है इसी में 3 प्रकार के हमारे बाल गृह है, प्रेक्षक है, विशेष गृह है और किशोर बाल गृह है। ठीक है, ये हमारे 3 तरीके के जो हमारे बाल गृह है उनकी बात की गई है, जो कि हमारे एसओएस बाल गृह है, इसी के अंतर्गत आते हैं। बाल गांव जो है इसी के अंतर्गत क्या है, ये 3 प्रकार के जो बाल गृह वो आते हैं, जिसमें हमारे प्रेक्षक हो गए, विशेष गृह हो गए और जो हमारे किशोर या फिर बाल गृह जो है वो आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे है कि खाद्य मानक, गुणवत्ता, शोध और व्यापार के क्षेत्र में कोडेक्स और आईएएसओ के क्या कार्य हैं, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो बताना है। तो आपको बताना है खाद्य मानक, गुणवत्ता और शोध व्यापार के बीच जो हमारा कोडेक्स है और साथ ही में आईएसओ है, इसके कार्य बताने हैं और साथ ही में अंतर जो है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम कोडेक्स की बात कर ले तो इसमें क्या है, एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह उपभोक्ता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाने तथा खाद्य एवं कृषि के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को असमान बनाने के लिए स्थापित किया गया है। इस संस्था के द्वारा कई खाद्य नियमावली स्थापित की गई है। तो हम कोडेक्स की बात कर ले तो ये किसमें आ गया है, हमारा अंतर सरकारी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, उपभोक्ता की सुरक्षा जो है उसको ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत क्या है, ये बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मानक जो है उसको निकालता है। इसमें क्या है, उपभोक्ता की जो जरूरतें हैं उनको देखी जाती है और साथ ही में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मानक जो है उसको निकाला जाता है, बनाया जाता है, जिसमें हम किस चीज में इसका यूज करते हैं, तो खाद्य हो गया, कृषि हो गया या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए क्या है, इसको हमने स्थापित किया है। जो हमारा कोडेक्स है इसको स्थापित किया है। हमारा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी व्यापार हो रहा है उसको आसान बनाने के लिए कोडेक्स जो है उसका हम बोल सकते हैं कार्य करता है। ठीक है, इस संस्था के द्वारा कई खाद्य नियमावली भी स्थापित की गई है। बहुत सारे खाद्य नियम हैं वो क्या है, इसके द्वारा जारी किए गए, हमारे कोडेक्स के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या है, तो आईएसओ के कार्य है। तो ये क्या है, हमारा अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन है। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। इसमें क्या है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मानदंड निर्धारित करता है जिससे कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखे जा सकता है। तो ये क्या है, बहुत सारे मानदंड स्थापित करता है। बहुत सारे हम मानदंड की बात कर ले तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे कि नियम वगैरह हो गए, मानदंड कि कितने समय के लिए खाना रहेगा, भोजन सही रहेगा, कितने समय के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, ये सारे जो मानदंड है इसको निर्धारित करता है कौन, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन जो है हमारा। ठीक है, बहुत सारे मानदंड जो है उसको निर्धारित करता है और क्या है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखी जा सकती है हम इन मानदंडों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी कोडेक्स के बारे में और आईओएस के बारे में। अब हम इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो क्या है, फर्स्ट हमारा कोडेक्स यहाँ दे रखा है और साथ ही में आईएसओ दे रखा है। तो इसकी हम बात कर ले तो राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये जब राष्ट्र नियम है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नियम वगैरह है उसके विकास के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आईएसओ की बात कर ले, स्वैच्छिक है, मतलब यहाँ पे राष्ट्र वगैरह की हम बात कर ले उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं, अब इसमें परिवर्तन तेजी से नहीं लाते हैं। ठीक है, हमारा जो कोडेक्स है जिसमें नियमावली है उसको स्थापित कर दिया गया है, नियम बना दिए गए हैं, तो उसमें जल्दी ही चेंजेस नहीं लाया जाएगा। इसमें क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मानकों को पुनरावलोकन होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम 5 वर्ष के बाद जो भी मानक वगैरह है उसको हम दोबारा देखते हैं, समझते हैं, उसको चेंज जो है अगर चेंजेस लाना होता है तो वो भी हम इसमें करते हैं। अल्पमत स्वीकृति पद्धतियों का वर्णन करता है। अल्पमत मतलब ज्यादा मतों की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक है, अल्पमत मतलब कम लोगों के मतों की स्वीकृति क्या है इसमें जरूरी होती है। वर्तमान मानक और औद्योगिकी पद्धतियों का वर्णन करता है। अब इसमें क्या है, जो वर्तमान मानक है और साथ ही हमारे औद्योगिक पद्धति है, उन सबको भी क्या है इसमें हम शामिल जो है करते हैं। किसमें, हमारा आईएसओ में
करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो यहाँ आपसे पूछा गया कि अभियान क्या है, अभियान के बारे में पूछा और साथ ही में विकास संचार के कोई 2 अन्य माध्यम बताइए और कोविड व्यवहार पर एक स्लोगन तैयार करना है। तो इसमें क्या है, आपको अभियान बताना है, साथ ही में हमने किस तरीके से अभियान चलाने के लिए कोविड के लिए कोई ऐसा स्लोग बताने, जैसे कि हमने बहुत सारी चीजें जो है कोविड-19 के समय में की थी, तो यहाँ पे क्या है, आपको इस तरीके से स्लोगन जो है वो तैयार करना है और विकास संचार के कोई अन्य माध्यम जो है हमें वो भी बताने हैं। तो हम उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ जो है आपसे अभियान बताया गया है कि अभियान क्या है। तो अभियान में हम देख लेते हैं, तो यहाँ हम अभियान की बात कर ले तो मोस्टली हम अभियान से क्या समझते हैं कि अभियान क्या है, हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी तरीके की मुहिम चला रहे हैं, उसको हम अभियान बोल सकते हैं। तो यहाँ हम अभियान की डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे कि बैठकों, लेखों में लिखित सामग्री के वितरण या प्रदर्शनी द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयास किया करना अभियान कहलाता है। तो इसमें हम क्या है, कोई भी हमारा विशेष उद्देश्य जिसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अभियान कहेंगे। ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी विशेष कार्य जिसकी हमें पूर्ति करनी है, उसको हम जो भी प्रयास करेंगे वो किस में आ जाएगा, हमारा अभियान में आ जाएगा। ठीक है, विकास संचार के अन्य साधन की हम बात कर ले तो रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट माध्यम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें क्या है, रेडियो, टेलीविजन ऊपर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाए तो आपको इसमें बता देनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपसे सिर्फ संचार के अन्य माध्यम जो है वो पूछा गया था, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रिंट माध्यम हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, अन्य आपको पता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्लोगन की बात की जा रही है, तो इस तरीके से क्या है, आपको स्लोगन में क्या करना है कि राइम बनानी है, जैसे बड़े बुजुर्गों का रखे ख्याल, तोड़े हम कोरोना का जाल, तीसरे चरण में रहे सतर्क, रोके वायरस की यह जान। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइम बनाते हुए आप क्या है, स्लोगन तैयार करना है। वैसे आई थिंक सो कि स्लोगन जैसा कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ ऊपर जो है अभियान वगैरह हो गया या फिर विकास संचार के अन्य साधन हो गया, ये क्वेश्चन क्या है आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आपका क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको जो रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान है ये क्या है और इसके विस्तार में कोई भी 5 उद्देश्य वो आपको बताने हैं। रेड रिबन की हम बात करें तो ये क्या है, एड्स महामारी के लिए इसको चलाया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था, एक रेल है उसको चलाया गया था, साथ ही में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है उस ट्रेन को लेकर जाया गया था और साथ ही में एड्स महामारी जो है हमारी, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया था, अपना जो रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान है इसको हमने चलाया था। ये भी एक तरीके की हम मुहिम की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के हम उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य था कि लोगों को एड्स महामारी है उसके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त हो। लोगों ने क्या पहले धारणा बना रखी थी, जिसको ये समस्या है उससे हमें दूर रहना है, ये समस्या क्या है फैल सकती है, तो वो क्या करते थे, उन लोगों को बिल्कुल समाज से अलग कर देते थे, जो कि एक सही धारणा नहीं थी। तो उसी को समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए क्या किया गया था, जो ये हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस है इसको चलाया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इस अभियान के बारे में क्या है। रेड रिबन एक्सप्रेस HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी अभियान था। ये हमारा क्या है, देशव्यापी अभियान था, मतलब ये देश के अंदर चला था। किस लिए चला था, हमारा HIV एड्स है इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए। फिर परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको, नेहरू युवा केंद्र, अब यहाँ पे नाको की आपको फुल फॉर्म में आजकल ले रही है, नेहरू युवा केंद्र संगठन है, तथा यूनिसेफ तथा UN एड्स आदि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर कार्यान्वित किया था। इसमें भी क्या है, बहुत सारे संगठन जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन फर्स्ट हमारा संगठन है, सेकेंड हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन है, थर्ड हमारा यूनिसेफ है और फोर्थ हमारा क्या है, UN एड्स अंतरराष्ट्रीय जो है हमारा कौन सा हो गया, हमारा फोर्थ संगठन हो गया, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। और क्या है, भारतीय रेलवे भी इसके अंदर था। इन्होंने क्या किया था, ये जो 5 हम बोल सकते हैं, पहले तो हम 4 संगठन और साथ ही हमारा भारतीय रेलवे है, इन्होंने साथ में मिलकर क्या किया था, इस अभियान को जारी जो है वो किया था।
नेक्स्ट क्या है, रेड रिबन एक्सप्रेस यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई थी। इसमें परिक्रमा शैली को अपनाया गया था। ये कहाँ से शुरू हुई थी, हमारी कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट, विशेष रूप से डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली थी। ठीक है, तो ये क्या किया था इन्होंने, ये जो विशेष रूप से तैयार की गई थी, ये क्या किया था, एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल गई थी। इसमें 180 जिले और स्टेशन तक किए गए थे। 43,200 गांव में कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किया गया था। इसमें क्या किया गया था, 180 जिले थे इसमें। ठीक है, बहुत सारे स्टेशन जो है वो आए गए थे, और साथ ही में क्या है, 43,200 गांव में क्या किया गया था, इनके कार्यक्रमों जो भी आयोजन है वो किया गया था। ठीक है, तो आपको जो ये डाटा है ये याद रखनी है, आपको ये डाटा भूलना नहीं है। एमसीक्यू में पूछ ले चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो आपको क्या है, डाटा देना जरूरी है। अगर आप डाटा लिख देते हैं तो क्या है, क्वेश्चन का आंसर जो है काफी अच्छा लगता है देखने में। तो आपको क्या है, ये डाटा जो है याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो इसका उद्देश्य है हम उसको देखेंगे। तो हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो क्या है इसमें, फर्स्ट इसके उद्देश्य की हम बात कर ले तो लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। फर्स्ट तो अब क्या है, एड्स के बारे में ये जानकारी देने के लिए चालू किया गया था, तो आप फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं कि क्या है, लोगों को इसके प्रति जो जागरूकता है वो बतानी थी। साथ ही में रोगी के साथ होने वाला भेदभाव कम करना। ठीक है, क्या करते थे लोग कि जिसको एड्स महामारी थी उसको क्या करते थे, बिल्कुल ही अलग हटा दिया करते थे। तो ये जो भेदभाव था उसको भी खत्म करना था। फिर प्राथमिक निवारण सेवाओं की जानकारी देना, हम किस तरीके से शुरुआती दौर में ही इसको जो है, जो ये समस्या है इसको कम कर सकते हैं, किस रूप से इसकी गति को धीमी कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देना। साथ ही बीमारी से रोकथाम के बारे में बताना, किस तरीके से जो एड्स महामारी है इसको हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्यप्रद आदतों तथा जीवन शैली के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसमें क्या किया जा रहा था, रोगों की रोकथाम, किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। साथ ही में स्वास्थ्यप्रद आदतें तथा जीवन शैली, मतलब कुछ इस प्रकार की आदतें कि आपको साफ सफाई से रहना है, हमेशा आसपास जो है साफ सफाई का माहौल रखना है, इस तरीके से दिनचर्या रखनी है। ये सारी जानकारी क्या है, हमारी जो एड्स जो हमारा अभियान था, रेड रिबन एक्सप्रेस था, इसके द्वारा लोगों को समझाया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 आपका, कि आज के सूचना प्रधान समाज को जागरूक, संवेदनशीलता, शिक्षा और आम जनता को सशक्त बनाने के लिए संचार एवं विस्तार के अनुशासन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि आज जो है हमारा सूचना प्रधान समाज है, मतलब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है सूचना के लिए। लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भी खबर हो उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो हम आज के समय में क्या है, सूचना प्रधान समाज है। साथ ही में क्या है, लोगों को जागरूकता, संवेदनशीलता, शिक्षा और आम जनता को सशक्त बनाने के लिए संचार एवं विस्तार के अनुशासन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे क्या है, अनुशासन की बात की गई है कि किस तरीके से इन सब चीजों के लिए एक अनुशासन की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है। ठीक है, जनता तक पहुंचाने के लिए विकास संचार के किन्हीं 4 साधनों के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें मेनली क्या बताना है, इसमें जो विकास संचार है उसके जो भी 4 साधन है उसके बारे में हमें मेनली इसके अंदर बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो क्या है, अभियान। जैसे कि हमने रेड रिबन एक्सप्रेस की बात की थी, तो इस प्रकार के अभियान क्या है, ये भी हमारा अभियान ही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी जागरूकता है लोगों को फैलाने के लिए, हम एक प्रकार से सूचना ही दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो अभियान के दौरान हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा मुख्य उद्देश्य हम एक ले लेते हैं कि लोगों को क्या करना है, बेटी बचाओ योजना है, बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके बारे में जानकारी देनी है। तो क्या है, वो भी हमारे एक तरीके से अभियान, मुहिम हो गया। हमने मुहिम चालू की, लोगों तक हमें उसके बारे में समझाना है। लेकिन जब वो चीज आई थी तो क्या है, रेडियो वगैरह, टेलीविजन वगैरह, इनकी शुरुआत काफी अच्छी तरीके से हो चुकी थी। ठीक है, तो ये है कि क्या है, अभियान में विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री जैसे बैठक, भ्रमण, समाचार पत्र, लेख पत्रक तथा पूर्व निश्चित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का मिलना जुलना उपयोग है। ठीक है, तो अभियान में हम क्या करें, एक मुख्य उद्देश्य हमारा, उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या करें, लोगों को किसी प्रकार से जो सूचना है वो दे रहे हैं।
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना अभियान जो है वो बोलेंगे। रेडियो तथा टेलीविजन हमारे संचार के माध्यम में आ जाएंगे। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को आसानी से क्या है, बहुत ज्यादा सस्ते भी है, लोग इसको रखना भी पसंद करते हैं और साथ ही में क्या है, ये काफी लोकप्रिय भी है। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे सस्ते तथा सुविधाजनक जनसंचार माध्यम है जो विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मुद्रण माध्यम है। मुद्रण माध्यम की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर है हो गया, उसकी हम बात कर ले प्रिंटेड माध्यम। तो क्या है, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में छपने वाले अधिकांश समाचार शहरों के लिए होते हैं और ये सतत शिक्षा का एक माध्यम है। तो ये हमारे संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हिंदी की बात कर ले, हमने हिंदी में हमारा जो आपका जो अभिव्यक्ति माध्यम मुख्य है उसमें आपने पढ़ा होगा इन सबकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो इसकी हम बात कर ले तो क्या है, हमारा मुद्रण माध्यम है, प्रिंटेड माध्यम है, उसकी हम बात कर ले तो कितना सही है ये हमारे लिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साथ ही में हम लंबे समय के लिए इसको हम अपने पास रख भी सकते हैं। कोई सूचना है जो हमें याद रखनी है, कभी हमारे काम आएगा तो उसको हम अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और साथ ही में सूचना बहुत अच्छी तरीके से देता है, शिक्षा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम सूचना है, संचार है, उसको पहुंचा रहे हैं लोगों तक। तो क्या है, एक समावेशी शब्द है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, अंकीय प्रसारण तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी का सम्मिलित होना। अब इसमें क्या है, एक समावेशी शब्द है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मिलनी जुली है। समावेश मतलब बहुत सारी चीजों का समावेश है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अंकीय प्रसारण हो गया, इस प्रकार से अंक गणित के द्वारा प्रसारण किया जा रहा है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें क्या है, हमारी इसमें सम्मिलित है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। देखिए मेनली क्वेश्चन क्या था इसमें, ऊपर की हम लाइन की बात कर लिए, क्वेश्चन तो कहीं मिलता जुलता ही नहीं था, लेकिन हम नीचे की बात कर ले तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक था कि जनता तक पहुंचने के लिए विकास संचार के किन्हीं 4 साधनों के बारे में हमें बताना है। मेन क्वेश्चन बस इतना ही था। ऐसे ही आपके पेपर में आएगा, 1 से 2 लाइन जो होगी हमारे मेन क्वेश्चन की होगी, बाकी जो पैराग्राफ दिया होगा वो फालतू का ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाकी आप उसको मत देखिएगा, जो केस स्टडी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं वो काफी जरूरी है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो बाकी मैं क्वेश्चनों के बारे में बता दे रही हूँ, 1 से 2 लाइन जो मेन होगी आपकी क्वेश्चन की होगी, बाकी अगर बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उसको देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें क्या है, विकास संचार का अर्थ है संचार की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लाना। इनकी किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। अब इसमें क्या है, आपको विकास संचार जो है उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। विकास संचार किस प्रकार से अच्छा है, लोगों के लिए लाभदायक है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो क्या है, हम देख लेते हैं कि विकास संचार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आपको ये लाइन भी ऐड कर देनी है, इससे भी क्या है क्वेश्चन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये क्या है, यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। तो हमारा विकास संचार में क्या है, ये हमारे जो सामाजिक हो गया, आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। मतलब विकास संचार से क्या है, हमारी जो जनता है उनकी सामाजिक आर्थिक संतुष्टि भी हो रही है, साथ ही में उनको सुख और शांति जो है वो भी प्राप्त हो रहा है, किससे, हमारे विकास संचार के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो क्या है इसमें, इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना है। क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे समुदाय को सूचना देना है। इससे क्या है, सूचना मिलती है और शिक्षा भी मिलती है। हमारा जो विकास संचार है इसके द्वारा क्या है, हमारे समाज को बहुत सारी सूचनाएं जो है वो भी प्राप्त करवाई जाती है और साथ ही में शिक्षित भी किया जाता है। नेक्स्ट, अधिक प्रभाव के लिए एक उन्मुक्त हमारा है, उपयुक्त है, हमारा अधिक प्रभाव के लिए एक उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतर व्यक्तित्व संचार चैनलों को जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे चैनल जो है आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हमें सूचना भी प्राप्त हो और हमें शिक्षा भी मिल सके, ठीक है।
यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित होती है। अब जो सुनने वाले हैं उनके लिए क्या है, उनका विशेष ध्यान इसमें रखा जाता है हमारे विकास संचार में। ठीक है, तो ये आपको विशेषताएं जो आपको बतानी थी, मतलब हमारे जो संचार के माध्यम है आपको उनकी विशेषताएं बता देनी थी, किस तरीके से उनसे मनोरंजन भी प्राप्त होता है, शिक्षा भी प्राप्त होती है, सूचना भी प्राप्त होती है। क्या करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिससे लोग अवगत नहीं होते उससे लोगों को अवगत करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो श्रोताएं हैं उनको विशिष्ट रखा जाता है। इस प्रकार के हम बोल सकते हैं बातों को नहीं लाया जाता जो समाज में गलत वो एक गलत छाप छोड़े, अच्छी बातों को लोगों को बताया जाता है। देश की जानकारी हो गई, विदेश की जानकारी हो गई, ये सारी चीजें क्या है लोगों के सामने रखा जाता है। ये सारी विशेषताएं क्या है आपको मेनली इसमें बतानी थी। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन 18 है। तो यहाँ पे क्या है, संस्थागत देखभाल के साथ एक बड़े भाई बहन द्वारा एक टॉडलर के लिए देखभाल की तुलना के दो तर्क जो है आपको प्रस्तुत करने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे मेनली क्या पूछा गया कि किस तरीके से संस्थागत देखभाल, मतलब हम क्रेंच वगैरह की बात कर ले या जहाँ बच्चों को रखा जाता है उसकी बात कर ले, और साथ ही में जो बड़े भाई बहन है उनके द्वारा जो एक बच्चे की देखभाल की जा रही है, उन दोनों में आपको अंतर बताना है कि एक संस्था है उसके द्वारा किस तरीके से बच्चों की देखभाल की जा रही है, और साथ ही में घर में जो बड़े भाई बहन हैं उनके द्वारा किस प्रकार से जो बच्चों की देखभाल है वो की जा रही है। तो क्या है, बड़े भाई बहन के द्वारा यहाँ दिया गया है और साथ ही में संस्थागत देखभाल। तो इसमें क्या है, छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए बड़े भाई बहन अच्छी तरह से प्रशिक्षित, अनुभवी और इतने बड़े नहीं है। अब हम भाई बहन की बात कर ले, कितने भी एज में बड़े हो, लेकिन क्या है वो उतनी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से माता पिता या फिर घर के जो बड़े हैं और साथ ही में जो हमारे संस्थागत देखभाल वाले हैं। अब वहां पे क्या है, बच्चों को इस आश्वासन में रखा जा रहा है कि उनकी देखभाल की जाएगी, उनको अच्छी तरीके से उन पर नजर रखा जाएगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो भाई बहन उतने अनुभवी नहीं होती है कि किस तरीके से बच्चों की देखभाल करनी है। अगर बच्चा रो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको मतलब उसको भूख ही लगी हो सकता है उसका पेट दर्द हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या है जो बड़े भाई बहन है उसको अनुभव नहीं हो पाएगा। वहीं पे हम संस्थागत देखभाल की बात कर ले तो इसमें क्या है, एक छोटे बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल एक बड़े भाई बहन की देखभाल से बेहतर है, क्योंकि देखभाल करने वाला शिक्षित अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, जो देखभाल करने वाला शिक्षक है बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होता है, मतलब वहां पे किस तरीके से गया, उसने बहुत सारी पढ़ाई वगैरह वो की है, किस तरीके से देखभाल करनी है उसको आता है। तो क्या है, एक बड़े भाई बहन से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा जो संस्थागत देखभाल है वो। बड़े भाई बहन स्कूली शिक्षा में भाग लेने में असमर्थ हो जाते हैं और अशिक्षित रह जाते हैं। अब यहाँ पे उनकी हम बात करें जिनके जो मदर फादर है दोनों ही क्या करते हैं, घर से बाहर जाके कार्य करते हैं, और वहां पे क्या है, एक बड़ा भाई है और साथ ही में एक छोटा बेबी भी है। तो क्या होगा, जिससे उसको बच्चे को पूरी तरीके से उसके छोटे भाई या बहन की देखभाल करनी पड़ेगी, जिससे क्या है वो शिक्षा से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, उसका पूरा ध्यान क्या है वही रहेगा। साथ ही में हो सकता है उसका ध्यान कहीं और चला जाए और बच्चे को ठीक से ना देखे, और क्या है इसमें बच्चे को चोट भी लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह बड़े भाई बहन के लिए फायदेमंद है क्योंकि वह बाल देखभाल के कार्य से मुक्त हो जाते हैं और स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो संस्थागत देखभाल एक तरीके से जो हमारे बड़े भाई बहन है उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि बच्चों की देखभाल अगर ये कर लेंगे तो जो बड़े भाई बहन होंगे वो अपना ध्यान क्या है शिक्षा में लगा सकेंगे। ठीक है, तो यही क्या है अंदर थे इसमें। और अंदर की आप बात कर सकते हैं तो किस तरीके से क्या है, संस्थागत देखभाल में हम बात करें तो पूर्ण रूप से क्या करेंगे, बच्चे की देखभाल करेंगे, उनका ध्यान बच्चे पर ही रहेगा। लेकिन हम बड़े भाई बहन की बात करें तो क्या हो सकता है, खेल वगैरह में उनका ध्यान चला जाए, किसी ऐसी चीज में उनका ध्यान चला जाए जो कि उनको अट्रैक्ट कर ले और वो वहां पे चले जाए, और बच्चा क्या है यहाँ पे रोता रहे, उसको भूख लग रही है वो चिल्लाता रहे, और जो बड़ा भाई बहन है उसको कोई फर्क ना पड़े, उसको पता ना चले। या ये हो सकता है कि बड़ा भाई बहन साथ में है, बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तो उसको इतना नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ संस्थागत देखभाल के बीच में हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, तुरंत ही एक्शन लेंगे और साथ ही में बच्चे का इलाज जो है वो भी करवाएंगे। तो इस तरह प्रकार के अंतर क्या है आपको इसमें बता देने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं।
तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि बीमारी के दौरान पोषण संबंधित देखभाल में सम्मिलित 4 गतिविधियों का उल्लेख करना है। अब क्या है, बीमारी के दौरान जो हमारे पोषण संबंधित देखभाल है उनके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से हम जो पोषण से, अब बीमारी के टाइम कर लिए, उस बीमारी के समय की हम बात कर ले तो उस टाइम क्या होता है, पोषण संबंधित बहुत सारी कमियां जो हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वही हम किस प्रकार से पोषण संबंधित देखभाल करते हैं, उनकी जो 4 गतिविधि है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो क्या है, फर्स्ट कि पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, पोषण के बारे में जानकारी क्या है एकत्रित करना, कि किस प्रकार से पोषण, कितनी मात्रा में आवश्यकता है पोषण की, या फिर कम कितना मात्रा में उसके शरीर में पोषक तत्व है, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। या किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, इस तरीके के बारे में इसमें जानकारी होती है। फिर पोषण समस्याओं का निदान करना, किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है उसके अंदर, साथ ही में क्या है उसका निदान करना, मतलब उन पोषक तत्वों की पूर्ति करना, और जो पोषक तत्व की कमी उनके अंदर है उसको खत्म करना। नेक्स्ट, पोषण आवश्यकताओं पूरी करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और वरीयता तय करना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पोषण जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना, मतलब किस किस टाइम पे हमें पोषण की आवश्यकता होगी उसके बारे में योजना बनाना, और साथ ही में जिन जिन की आवश्यकता सबसे ज्यादा है उनको वरीयता प्रदान करना, मतलब उनको प्रमुखता जो है वो प्रदान करना, कि जिन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है हम उसी को सबसे ज्यादा ऊपर रखेंगे, तो उन चीजों को ध्यान में रखना, और साथ ही में टाइम टेबल के जरिए क्या है पोषक तत्वों की जानकारी जो है उसके बारे में बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट है कि पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना। अब क्या है, पोषण देखभाल जो है उसके परिणामों का मूल्यांकन करना, हम जो देखभाल की है उसका मूल्यांकन करना, मतलब कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, अभी तक जितने भी हमने स्टेजेस जो है उसको पार किए हैं, तो इसके बाद पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है उसका मूल्यांकन करना, और यदि आवश्यकता हो तो परिवर्तन करना, और अगर वो जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं किया है, इफेक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली हमसे पूछा गया था कि जो चरण है वगैरह है उसके बारे में आपको बताने कि पोषण समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम यही देखेंगे कि कितनी मतलब कि क्या है कि पोषण मूल्यांकन करेंगे कि कितनी आवश्यकता है पोषक तत्व की, कितनी कमी है उनके शरीर में, या किस किस पोषक तत्वों की कमी है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पोषण समस्याओं का निदान करेंगे कि कोई भी पोषक तत्व की कमी है तो हम किस तरीके से उसको खत्म कर सकते हैं। फिर हम ये करेंगे कि जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी एक टाइम टेबल के जरिए हम क्या बोलेंगे कि इतनी चीजें हैं, इसकी आवश्यकता है इनके शरीर में, इतनी चीजों की कमी है इनके शरीर में, तो हम उनको क्या करेंगे प्रमुख रखेंगे, और अंत में हम क्या करेंगे परिणाम देखेंगे कि ये सारी चीजें जो हमने की है वो सही बैठी है या नहीं बैठी, मतलब कि पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, जो छोटे मोटे चेंजेस है उसके अंदर कर देंगे। तो यही जो 4 गतिविधि थी आपको इसमें बताना था। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन 20 है कि रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जिन पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है उसके बारे में आपको बताना है। मतलब यहाँ पे जो है रोगी की पोषण स्थिति है और जो भी पोषण आवश्यकताएं है, मतलब किस प्रकार की उसकी पोषण संबंधित स्थिति है, अगर पोषक तत्व की कमी है या पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में है, ऐसी स्थिति हमें देखनी है। साथ ही में पोषण आवश्यकताएं, मतलब किस प्रकार की पोषण की आवश्यकता है उसको, इस प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब हमें पोषण मूल्यांकन, मतलब हमने जो भी स्टेजेस वगैरह है पार की है, तो हमें मूल्यांकन परिणाम की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब उस मूल्यांकन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं क्या है। तो रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकता संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए जिन पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है वो निम्न है। क्या है, स्वास्थ्य है, आहार है, व्यक्तिगत और चिकित्सीय इतिहास की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। मतलब क्या है कि हम किसी भी मरीज को हम ले रहे हैं, पोषण संबंधित हमें उसकी चीजें देखनी है, पोषण संबंधित जानकारी जाननी है हमें, तो हम क्या करेंगे उसके स्वास्थ्य को देखेंगे फर्स्ट
ठीक है, स्वास्थ्य किस प्रकार से है, उसका आहार हो गया, वो किस प्रकार का आहार जो है, भोजन जो है ले रहा है, व्यक्तिगत और चिकित्सकीय इतिहास, मतलब किस प्रकार से उसका जो पुराने टाइम पर किस प्रकार से उसका चिकित्सकीय जो इतिहास है हो रहा है, मतलब पुरानी रिपोर्ट वगैरह हो गई, हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसका मूल्यांकन जो है वो करेंगे और उसकी विस्तृत जानकारी जो है हम लेंगे। मानवितीय माप, मतलब कुछ ऐसे माप वगैरह हो गए, भार हो गया या फिर भार हो गया, हाइट हो गई, लंबाई ऊंचाई वगैरह जो हो गई, ये सारी चीजें क्या है हम उसमें देखेंगे। उसकी जो मानवीय माप है उसको हम देख लेंगे। प्रयोगशाला और भौतिक मापों की जानकारी को उपरोक्त तथा डॉक्टरों को निदान से संबंध करना। अब क्या है कि हम जो भी यहाँ पे माप वगैरह जो लिया है उसको हम क्या करेंगे, इन मापों की जानकारी हम क्या करेंगे, अन्य डॉक्टर को देंगे और साथ ही में क्या है जो निदान होगा उसको हम देखेंगे, किस प्रकार से हम रोगी का इलाज कर सकते हैं, वो चरण हम देखेंगे। फिर क्या है, प्रमुख पोषणहीनता और भावीहीनता के जोखिम का पता लगाने के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करना। तो क्या है कि प्रमुख पोषणहीनता, मतलब पोषणहीनता कहाँ से उत्पन्न हो रही है, पोषण की कमी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, हम उसको देखेंगे। अब भावीहीनताओं के जोखिम का पता लगाना, मतलब आने वाले समय में उसके शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो सकती है उसका भी हम पता लगाएंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी अन्य क्रियाएं होंगी उसको हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया था, मेनली हम बात कर ले तो किस प्रकार से हम पोषक तत्वों की कमी जो होती है हमारे शरीर में उसका पता जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पे भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी होते हैं। 4 उदाहरणों के साथ इन कथन का समर्थन कीजिए कि विकास संचार में जीविका के लिए आवश्यकता किन्हीं 4 कौशलों का जो है वर्णन जो है हमें करना है। तो इसमें फर्स्ट हमें क्या बताना है कि भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए बहुत से कारक जो है हमारे उत्तरदायी जो है वो होते हैं। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से भोजन जो है वो खराब हो जाते हैं, उसके उत्तरदायी कारक जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है कि पीड़क कीटों का आक्रमण, कुछ कीट वगैरह होते हैं उनका आक्रमण हो जाता है, आप देखते हैं। तो वही बताया गया है कि जो पीड़क कीट होते हैं वो खाने पे क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट, प्रसंस्करण और या फिर भंडारण के अनुपयुक्त तापमान का प्रयोग करना। अब क्या है, प्रसंस्करण की हम यहाँ बात करें, नई नई प्रौद्योगिकी जो है हम लेकर आ रहे हैं खाद्य पदार्थ के लिए, हम क्या करते हैं नई नई टेक्नोलॉजी से खाद्य पदार्थ है उसको सेव करते हैं। तो उसमें क्या है, जो प्रसंस्करण है उसके करने के टाइम या फिर भंडारण करने के टाइम हम क्या करते हैं, अनुपयुक्त तापमान का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे क्या है हमारा खाना जो है वो खराब हो जाता है अपने शुरुआती टाइम पर ही। नेक्स्ट, प्रकाश और अन्य विकिरणों, ऑक्सीजन और नमी का अत्यधिक प्रभाव। अब यहाँ पे क्या है, भोजन में क्या करते हैं, प्रकाश हो गया या फिर अन्य विकिरण हो गए जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नमी हो गया, इसका अत्यधिक प्रभाव क्या है भोजन पे पड़ जाता है, खाद्य पदार्थ पे पड़ जाता है तो वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, ईस्ट और फफूंदी अथवा पीड़कनाशियों जैसे कि रसायन से संदूषित होते हैं। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है वो पहले से क्या हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, मतलब जो हमारे छोटे जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु है, ईस्ट हो गया, फफूंदी हो गया, या फिर अथवा जो भी हमारे पीड़कनाशियों जैसे कि रसायन से संदूषित होते हैं। हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ जब खेतों में होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिससे क्या है हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुरुआती दौर पे क्या है दूषित हो जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कीटनाशक जो है आ जाते हैं जिससे क्या है खाद्य पदार्थ सही नहीं होता है भोजन के लिए। तो वही बताया गया कि किस तरीके से खाद्य पदार्थों में शुरुआती टाइम पर ही क्या है सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, जैसे कि हमारे ईस्ट हो गया, फफूंदी या फिर जीवाणु जो है वो लग जाते हैं। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नीकरण से भी नष्ट हो जाते हैं। अब क्या है, प्राकृतिक रूप से भी हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है, जैसे कि इसमें एंजाइम का एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि एंजाइम के द्वारा क्या होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है, उसका निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त पौधा और जंतु स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थों को कुछ आवश्यक फसलों काटने या पशुवधन के तुरंत बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त क्या बता रखा है कि किस तरीके से पौधे हो गए या फिर जंतु स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थ है उसमें क्या है कुछ चेंजेस वगैरह हो जाते हैं। तो जैसे कि पशु हो गए उसको खा लेते हैं, खाद्य पदार्थ की हम बात कर ले जिसमें पौधे आ गए हैं और जंतु स्रोत आगे से क्या करते हैं कि
जैसे कोई हम गाय की बात कर ले, उसको हमने एक खेत में छोड़ दिया तो क्या करेगा, उन पौधों को खा लेगा, जिससे उसके जो मुंह का हम बोल सकते हैं लार वगैरह है या फिर कुछ दूषित पदार्थ जो होंगे उसके अंदर, वो क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ पर गिर जाएंगे। उससे भी क्या होता है, हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो दूषित हो जाता है। तो ये हमारे खाद्य पदार्थ दूषित होने के तरीके थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किन किन तरीके से जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो दूषित हो सकते हैं या फिर बिगड़ सकते हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि आपकी सहेली मनीषा नैदानिक पोषण और आहारिकी में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। इसके बाद उपलब्ध जीविका के किन्हीं 5 विकल्पों के बारे में उसका मार्गदर्शन हमें करना है। फर्स्ट क्या है कि वो नैदानिक पोषण और आहारिकी में अपनी शिक्षा जो है उसको प्रदान करना चाहती है। तो इसी में क्या है, आपकी जो नैदानिक पोषण है और आहारिकी है, इसी में आपको जीविका के स्रोत जो है आपको उसको बताने हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है। तो स्वास्थ्य क्लबों या फिर व्यायामशालाओं में सलाहकारों चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ बन सकती है। वो क्या कर सकती है, आहार विशेषज्ञ बन सकती है। कहाँ पर, स्वास्थ्य क्लब हो गया या फिर व्यायामशाला हो गया, इन सब में सलाहकार हो बन सकती है, या फिर चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ भी बन सकती है। सलाहकार बन सकती है कि उनको बता सकती है किस तरीके से मतलब उनको व्यायाम करना चाहिए, उनका टाइम टेबल किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है वो ध्यान में रख सकती है। और साथ ही में आहार विशेषज्ञ भी बन सकती है, आहार के बारे में, फूड वगैरह के बारे में जानकारी क्या है उनको दे सकती है। नेक्स्ट कि अस्पतालों में विशिष्ट विभागों में संचित आहार विशेषज्ञ के रूप में स्वास्थ्य देखभाल दल को पोषित करना, सहायता प्रदान करने वाला प्रमुख सदस्य वो बन सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, नेक्स्ट में आपको बता रखा है कि किस तरीके से वो, तो इसमें है कि जैसे कि अस्पताल में विशिष्ट विभागों सहित आहार विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकती है। वो क्या कर सकती है, अस्पतालों में भी क्या है, आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, वहां पे क्या है, स्वास्थ्य देखभाल दल को पोषण सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख सदस्य में भी बन सकती है कि जहाँ पे जिन ऐसा कुछ ग्रुप वगैरह है जहाँ पे पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन व्यक्तियों को, तो वहां पे क्या है, उस समूह के अंदर वो कार्य कर सकती है। फ्री लाइसेंस आहार विशेषज्ञ बन सकती है, जहाँ पे उसको अच्छी सैलरी मिल रही है वहां पे क्या है वो कार्य कर सकती है। अस्पतालों, विद्यालयों, उद्योग के अल्पाहारों, गृह इत्यादि के खान पान सेवाओं के आहार विशेषज्ञ बन सकती है। अस्पताल की बात कर ले, विद्यालय की बात कर ले या फिर उद्योग के अल्पाहार गृहों की बात कर ले, यहाँ पे वो क्या कर सकती है, खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ बन सकती है। ठीक है, सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर लिए, पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की बात कर लिए, वहां पे इसका कार्य नहीं हो सकता। आप स्कूलों की बात करें, वहां पे भी एक चार्टर के टाइप में वो कार्य कर सकती है, जहाँ पे वो बता रही है किस प्रकार का भोजन बच्चों को ग्रहण करना चाहिए। वहां पे क्या कर सकती है, वो स्पीच दे सकती है। ठीक है, और बच्चों को जानकारी भी प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट, उद्यमी जो विशिष्ट स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति, मतलब क्या कर सकती है कि उद्यमी जो है, जो भी उद्योग वगैरह है उसके बारे की हम जानकारी की बात कर ले, हम उसमें क्या है, ये हमें खाद्य जो है उसकी विकास की, आपूर्ति के बारे में बता सकते हैं, किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, कि किस किस चीजों की आवश्यकता है, हमें किस प्रकार के प्रयोजन जो है हम अपने स्वास्थ्य के लिए बना सकते हैं, उन सब के बारे में इसमें बता सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मालिनी को डॉक्टर ने बताया कि उसका 3 साल का बेटा राजू कमजोर है क्योंकि वह अल्प पोषण से पीड़ित है। इसके क्या 10 संभावित कारण हो सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे अल्प पोषण की बात करनी है कि किस प्रकार से व्यक्ति क्या है, उसका बच्चा जो है अल्प पोषित है, मतलब उसका वजन जो है आयु के हिसाब से कम है, या भोजन जो ले रहा है उसके शरीर को लग नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके आपके क्या है, संभावित जो 10 कारण है वो आपको बताने हैं। तो इसकी हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा कुपोषण और अक्षमता, अपर्याप्त दोषपूर्ण आहार का सेवन, रोग है, भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त मातृ एवं शिशु की देखभाल के तरीके, अपर्याप्त जल, अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता, अपर्याप्त सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, अपर्याप्त और अथवा उचित जानकारी तथा महिलाओं, वृद्धजनों, बालिकाओं के प्रति भेदभाव और अपर्याप्त शिक्षा। वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, उदाहरण के लिए जनशक्ति और वित्तीय संगठन। तो इसकी हम बात कर ले तो मोस्टली क्या है, हम कुपोषण की बात कर लेते हैं। तो कुपोषण में हमारा क्या होता है,
अल्प पोषण जो है, जहाँ पे व्यक्ति को पूर्ण रूप से जो आहार, उसको आहार का सेवन करना चाहिए, वो प्राप्त नहीं होता है। इसमें हम बात कर सकते हैं कि गरीबी के कारण क्या है, व्यक्ति पूर्ण तरीके से वो भोजन क्या है ले नहीं सकता है, उसको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर भोजन के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि किस प्रकार का भोजन उसको लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन उसको नहीं लेना चाहिए। तो क्या है, उनको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती। आप ऐसे पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता रखा है कुपोषण की असक्षमता, मतलब उसके अंदर पोषण जो है पूर्ण रूप से जा नहीं रहा, उसके शरीर में भोजन जो है लग नहीं रहा है उसके शरीर में, ठीक है। अपर्याप्त दोषपूर्ण आहार का सेवन, इस प्रकार के आहारों का सेवन कर रहा है जो कि शरीर के लिए सही नहीं है। बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं उसके शरीर में, या फिर भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, मतलब भोजन पूर्ण रूप से उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके, अब क्या उसकी माता सही तरीके से उसका देखभाल जो है वो नहीं कर रही है, या फिर जो उसकी माता का देखभाल है वही ठीक तरीके से नहीं हुआ, जिससे क्या है उसका शिशु भी जो है पूरा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। अपर्याप्त जल है, हमारे शरीर को जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन क्या है उसको पूर्ण रूप से जल उसके शरीर को प्राप्त नहीं हो रहा है। सफाई की हम बात कर ले, सेवाई की स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ले, स्वास्थ्य सेवाओं तक की कम पहुंच जो है वो भी बहुत जरूरी है कि क्या है शुरुआत से किया है उसको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य जो है वो नहीं मिला है, स्वास्थ्य तक क्या है उसकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं रही है, ठीक है। अपर्याप्त और क्या है उचित जानकारी की, पूर्ण रूप से सही जानकारी क्या है उसको नहीं मिली हुई है। क्या है बहुत सारे आप देखते हैं कुपोषण के लिए बहुत सारे संगठन जो है वो बने हुए हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चे हो गए या फिर जो वृद्ध जन हो गए उनको कुपोषण की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ ऐसे वर्ग भी है जो उससे वंचित है, जिनके बारे में उसको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या है आप इसमें लिख सकते हैं। कुपोषण किस प्रकार से क्या है, जरूरी नहीं है इस तरीके से पूछ ले, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कुपोषण किस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में आता है। तो किस प्रकार से आता है, जब उसको पूर्ण रूप से आहार के बारे में जानकारी नहीं है, उसके शरीर में रोग है, भोजन सही से नहीं ले रहा है, ये सारे कारण आएंगे ना उसमें, ठीक है। अगर आपसे लक्षण की बात कर ले तो उसमें आप बता सकते हैं, उसमें भी आप लक्षण में यही चीजें बताएंगे कि किस तरीके से क्या है आहार का सही से नहीं लेना, आहार पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, जल सही से शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें आप इसमें बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। तो क्या है, सभी खाद्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को बेहतर निर्माण विधियों को अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ जो है खाद्य सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, हमारी सबसे अच्छी निर्माण की विधि है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है। क्या है कुछ हम जगहों की बात कर ले, होटलों की बात कर ले जहाँ पे साफ सफाई से खाना प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, तो ये उन्हीं के लिए कि किस प्रकार से उनको क्या करना चाहिए, जो बेहतर निर्माण की विधि है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले 4 मुख्य कार्य ये हैं, जैसे कि संक्षिप्त में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको आपको क्या है ये क्वेश्चन दे रखा है, साथ ही में इसका क और ख पॉइंट दे रखा है आपके क्वेश्चन में ही, जिसमें आपका क पॉइंट क्या है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है हमें, कि हम किस प्रकार से अपनी खाद्य सुरक्षा उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, संक्षिप्त में समझाइए कि संदूषण से अपमिश्रण कैसे भिन्न है, आपको ये बताना है। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नियमों के बारे में आपको बताना है, किस प्रकार से आप खाद्य सुरक्षा के लिए उन नियमों का पालन करेंगे और खाद्य को सुरक्षित तरीके से उसको निर्मित करेंगे। तो क्या है, कच्चे माल और जल की गुणवत्ता हम देखेंगे, किस प्रकार से कच्चे माल को लाया गया है, जल किस प्रकार से दूषित है या फिर शुद्ध जल है वो भी हम देखेंगे। परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता, आसपास की हम स्वच्छता भी देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर उपयुक्त ताप पर खाद्य का भंडारण, एक सही ताप पर ही हमें क्या है खाना बनाना चाहिए। खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेहतर सेवाओं के तरीके आने चाहिए। संदूषण, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट आपका आ गया है, तो इसमें संदूषण क्या है हमारा, यहाँ पे आपको संदूषण दे रखा है और यहाँ पे आपको अपमिश्रण दे रखा है। तो ये किस प्रकार से भिन्न है हमें ये बताना है। संदूषण क्या है, खाद्य पदार्थ में हानिकारक खाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों की उपस्थिति कहलाता है, ठीक है। संदूषण में क्या है, वो सभी हानिकारक पदार्थ हो गए या फिर आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जो कि सही नहीं हमारे खाने के लिए, उसको हम संदूषण जो है वो कहते हैं। जैसे संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले या बाद में रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थ, ये सारे हमारे किस में आते हैं, संदूषण में आते हैं। नेक्स्ट आपका अपमिश्रण है, इसमें क्या है, बेईमानी करने,
सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध या सस्ते अनावश्यक अवयवों को मिलाना है, जो खाद्य पदार्थ के गुणों संगठनों को बदल देता है और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देता है, जैसे दूध में पानी। तो हम संदूषण की बात कर ले तो इसमें क्या है, जो भी हानिकारक पदार्थ है या आपत्तिजनक पदार्थ है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी विधि होती है जिससे गुजर रहा है, उसमें क्या है कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपमिश्रण की बात हम कर ले तो क्या है, इसमें जानबूझकर ये लोग क्या करते हैं, चीजों को मिलाते हैं, मिलावट करते हैं, जो कि बेईमानी के लिए किया जाता है। तो ये हमारा संदूषण और अपमिश्रण में अंतर था, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हम उसको देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि खाद्य मानकों के चार जो हमारे स्रोत है को विस्तार से समझाना है और देश के भीतर और देश के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए समन्वय होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें खाद्य मानकों के बारे में जो उसके 4 स्तर है उसके बारे में हमें समझाना है मेनली। तो क्या है खाद्य मानकों के 4 स्तर ये है, जैसे कि कंपनी मानक है हमारा फर्स्ट हमारा कंपनी मानक है, सेकेंड राष्ट्रीय मानक है, थर्ड क्षेत्रीय मानक है, जो फोर्थ है अंतरराष्ट्रीय मानक है। अब हम कंपनी मानक की बात करें तो ये क्या है, ये कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः ये राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है, जैसे कि हल्दीराम। अब हल्दीराम के अपने चिप्स वगैरह हो गए, इसकी जो डिमांड है वो सुनी होगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंपनी द्वारा क्या है खुद के इस्तेमाल के लिए ही ये बनाते हैं, खुद के उपयोग के लिए बनाते हैं, और ये क्या है राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप हल्दीराम दे सकते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानक क्या है, ये राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निकाले जाते हैं। किसके द्वारा, हमारे जो राष्ट्रीय मानक संगठन है उनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय मानक निकाले जाते हैं, जैसे कि ISI या फिर FSSA, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे। क्षेत्रीय मानक की बात कर ले तो क्या है, समान भौगोलिक जलवायु इत्यादि वाले क्षेत्रीय समूह के कानूनी मानवीकरणीय संगठन होते हैं, जैसे कि CC एशिया, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्रीय मानक है जो कि हम क्षेत्र की बात कर सकते हैं, वहां पे हमें ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका अंतरराष्ट्रीय मानक दे रखा है, तो ये क्या है अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO, और जो हमारा कोडेक्स है क्या है, इसमें अंतरराष्ट्रीय मानक की हम बात कर ले तो इसमें क्या है अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन, जैसे कि हमारा है ISO और कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ठीक है, CSC अंतरराष्ट्रीय मानक प्रकाशित करने वाले। अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानक की बात की जा रही है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानक जो है उसको निर्मित करते हैं, जैसे कि हमने कोडेक्स के बारे में ऊपर पढ़ा था। ये क्या करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारे खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये जो मानक चिन्ह है उसको निर्मित करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले हमारे जो कंपनियां है वो है जो कि मानक चिन्ह बनाती है। अब मानक चिन्हों की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अपने अपने क्षेत्रों की, जगहों की, देशों की अलग अलग मानक चिन्ह होते हैं, जैसे कि हम देश के स्तर की बात कर सकते हैं, राज्य स्तर की हम बात कर सकते हैं, देश के स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, या फिर हम विश्व स्तर की बात कर सकते हैं। इस प्रकार के जो हमारे मानक चिन्ह है वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने चार्ट देख लिया है। फर्स्ट कंपनी स्तर की हम बात कर लेते हैं जो कि कंपनियों के उपयोग के लिए होती है, ठीक है। सेकंड हमने राष्ट्रीय मानक देख लिया जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के लिए होती है। क्षेत्रीय मानक भी हमने देख लिया और अंतरराष्ट्रीय मानक जो है वो हमने देख लिया। तो मानक चिन्ह हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। कोई भी फूड हम ले रहे हैं तो हमें क्या है मानक चिन्ह को देखकर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन है समझ में, आई होप अभी तक आपने जो आपके 25 क्वेश्चंस थे उसको देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ से हम जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, आपसे पूछा गया है इसमें कि उपभोक्ता शिक्षा का महत्व बताइए। अब आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है, उपभोक्ता के बारे में हमने मेनली इस चैप्टर में पढ़ा है, उपभोक्ता शिक्षा। तो यहाँ पूछा है कि वही शिक्षा का महत्व क्या है। हम इसकी बात कर ले तो शिक्षा के महत्व में क्या आएगा कि कोई उपभोक्ता है, कोई चीज खरीद रहा है, अगर वो शिक्षित है उस चीज के बारे में, उसको जानकारी है उसके बारे में, तो वो क्या करेगा, उन सभी चीजों का जो रेट होगा, तौल माप होगा या फिर उसकी क्वालिटी होगी, उस सब चीजों को समझ पाएगा। या फिर कोई उसके साथ गलत कर रहा है, उसको गलत चीजें दे रहा है, तो क्या करेगा, उसके खिलाफ एक्शन भी ले पाएगा। ये सारी चीजें क्या है, उपभोक्ता शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वही यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो उपभोक्ता शिक्षा है वो क्यों महत्वपूर्ण है, वो उसके महत्व क्या क्या है, मेनली हमें यहाँ पे ये बताना है।
तो हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट, उपभोक्ता को सही वस्तु खरीदने के लिए शिक्षित करना। फर्स्ट यही है कि सही वस्तु ही वो खरीदे, कोई खराब वस्तु वो न खरीद रहा हो, उसको पता हो लोगो वगैरह जो लेवल्स है वो और एक्सपायरी डेट वगैरह है उसके बारे में जानकारी उसको हो। ठीक है। उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदने का सही निर्णय लेने में सहायता करना। अब कोई भी सामान वो खरीद रहा है तो क्या है, उसकी गुणवत्ता जो है उसके गुण को भी देखना कि वो चीज सही है या नहीं है। इसके लिए भी जरूरी है क्या, हमारा उपभोक्ता शिक्षा। फिर उपभोक्ता को अपने अधिकारों व दायित्व की जानकारी देना। अब उसके कौन कौन से दायित्व है, उसके कौन कौन से अधिकार है। अब हमने इसमें क्या है, बहुत सारे अधिकार भी पढ़े और बहुत सारे दायित्व भी पढ़े हैं। तो क्या है, उसको दायित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उपभोक्ता शिक्षा को महत्व देते हैं। उपभोक्ता सतर्क रहता है तथा अनुचित दबाव और कुचालो विज्ञापनों का शिकार नहीं होता है। अब क्या है, आप देखते हैं विज्ञापन वगैरह जो आते हैं, एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं या कोई भी इस तरीके की एडवर्टीजमेंट जो कि एड के जरिए ना हो, पेपर के जरिए हो या किसी भी अन्य चीज के जरिए हो, तो क्या है, वो एक तरीके से उपभोक्ता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो सही वस्तु हो या ना हो, उसकी क्वालिटी ठीक हो या ना हो, क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन वस्तुओं के बारे में लिख देते हैं। तो वही है यहाँ पे कि ये शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होगा, अगर उसको वो शिक्षित होगा तो उसको पता होगा कि ये चीज सही में है या नहीं है। तो वही है कि जो झूठे विज्ञापन वगैरह है वो उपभोक्ता उसके झांसे में नहीं आएगा। फिर सुरक्षित, विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सस्ते दामों पर पाना। अब क्या है, रेट आप देखते हैं ना, कोई चीज जो वस्तु बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो क्या है, बहुत ज्यादा उसका रेट भी होता है। तो वही यहाँ बता रखा है कि उसको पता भी हो कि कौन सी जो वस्तु है सुरक्षित है, वो उस पर विश्वास कर सकता है और साथ ही में क्या है, अच्छी गुणवत्ता है उसकी, और क्या वस्तु को वो सस्ते दाम पर भी खरीद सकता है अगर वो क्या है, अपने दायित्व को जानता है, अपने जो भी अधिकार है उस बारे में शिक्षित है, तो वो क्या करेगा, ये सारी जो फैसिलिटीज है उसका यूज कर पाएगा। ठीक। अगर कोई समस्या आए तो उपभोक्ता उचित कार्रवाई करके शिकायत दर्ज करवा पाएगा। ठीक है। अब वो शिक्षित है, उसको पता है कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं क्या उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ और तुरंत क्या है, मुझे कोई जो एक्शन है ना वो निकल के कोई रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। किसी न किसी तरीके से क्या है, उसको सजा मिलेगी और साथ ही में क्या है, उसका मुनाफा होगा जो उपभोक्ता है उसका। तो वही है यहाँ पे कि उसको इस शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए कि जो ठग होते हैं वो किस प्रकार से उससे जो है सुलझ सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, वही है यहाँ पे। तो आई होप आपको जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो जो 27 क्वेश्चन है ये क्या है कि किन्हीं 3 उपभोक्ता संगठनों के नाम बताइए, वे कहीं कार्यरत उनके द्वारा प्रकाशित पत्रकारिता का नाम भी लिखे। अब यहाँ पे जो 3 हमारे मुख्य संगठन है जो क्या है, उपभोक्ता शिक्षा को बताते हैं, लोगों को क्या है, शिक्षित करते हैं, उन संगठनों के बारे में बताना है और साथ ही में उनके द्वारा कौन सी प्रकाशित पत्रिकाएं हैं वो भी हमें बतानी है। तो क्या है, यहाँ पे बता रखा है जैसे बॉयज दिल्ली भारत, ये क्या है, एक पत्रकारिता संगठन का नाम है, कहाँ है, भारत से है, और ये पत्रकारिता का नाम है क्या है, कंज्यूमर वॉइस। और सेकंड क्या है हमारा, CIS अहमदाबाद, CERC अहमदाबाद भारत, ये भी कहाँ है, भारत में है। ये संगठन का नाम है और ये इसकी पत्रिका का नाम है। वैसे यहाँ पे ये संगठन का नाम है और ये पत्रिका का नाम है। तो आपको क्या है, इस तरीके से इसको याद रखना है। हो सकता है ये लॉन्ग वे में भी आ जाए या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपसे ये पूछ सकते हैं। फिर लास्ट क्या है, उपभोक्ता संघ, ये कहाँ पर है, अमेरिका, और क्या है इसका जो पत्रिका का नाम है, कंज्यूमर रिपोर्ट। तो ये नाम क्या है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं, तो उपभोक्ता को एक तरीके से शिक्षित करने का काम करते हैं और पत्रकारिता भी जारी करवाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है कि सीमा ने जो बिजली की इस्त्री पिछले महीने खरीदी थी अब खराब हो गई है। इस संदर्भ में क्या है, उसके हमें बताना है कि उसके कौन से 3 अधिकार या 3 दायित्व है। अब सीमा क्या है, यहाँ पे एक उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता क्या है, इसने एक सामान को खरीदा है। अब इसने जो सामान खरीदा था वो क्या है, ठीक नहीं है, खराब निकल गया है। क्या है, खरीदी और कुछ महीने में वो सामान क्या है, खराब हो गया। तो हमें एक तरीके से बताना है कि उसके कौन से अधिकार है, कौन से दायित्व है।
वो किस तरीके से इस जो सिचुएशन है उसकी उससे सामना कर सकती है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट उसके अधिकार बता रखे हैं, क्या, सुरक्षा का अधिकार। अब उसको सुरक्षा का अधिकार है कि क्या है, इसमें हमने पढ़ा है कि बता रखा है सुरक्षा के अधिकार में कि उसको पूरी वो है, एक तरीके से होता है ना कि कोई चीज खरीद रहे हैं उसका गलत नुकसान ना हो, तो उसको उसका पूरा अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है कि उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये अब मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, किसी न किसी तरीके से हानिकारक हो सकती है। तो वही है यहाँ पे कि उसको वो सुरक्षा का अधिकार का यूज कर सकती है यहाँ पे। फिर सूचित किए जाने का अधिकार, उसको सूचित करने का भी अधिकार है कि क्या है, बड़े अधिकारी जो है जिनको क्या कर सकती है, कंप्लेंट कर सकती है, वहां पे क्या है, ये सूचना दे सकती है कि मैंने कुछ टाइम पहले ये सामान लिया था लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास सूचना देने का अधिकार भी है। फिर शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार, अब जब उसने जो शिकायत किया है तो उसका निवारण जो है, उसका जो रिजल्ट है या सॉल्व करना जो है, उसका रिजल्ट क्या है, उसको चाहिए होगा, ये भी उसका अधिकार है। कि ऐसा नहीं है कि आपने जाके किसी अधिकारी को बोला, उसने हल्के में बात को ले लिया और छोड़ दी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो तुरंत ही क्या है, रिजल्ट की भी मांग कर सकती है। तो ये सारे इसके 3 जो है अधिकार हो जाएंगे। और दायित्व क्या है कि उसे खरीदने से पहले लेबल जो है उसको देखना था और सारी जानकारी को पढ़ना था। अब ये क्या है, उसके दायित्व है, ये अधिकार थे। दायित्व क्या है कि उसके कौन-कौन से कर्तव्य है, कौन-कौन से काम उसे करने चाहिए थे देखने से, सामान लेने से पहले। तो क्या उसका फर्स्ट जो काम था, लेबल देखना, क्योंकि बहुत सारे लेबल जो है वो भी गलत-गलत चीज़ों पे, वस्तुओं पे लगा दिए जाते हैं, तो उसको असली लेबल की परख जो है वो होनी चाहिए थी। उसके बाद ही क्या है, उसको वो सामान खरीदना चाहिए था, ये उसका कर्तव्य था। उसे मानवीकरण चिन्ह आईएसआई वाली स्त्री ही खरीदनी चाहिए थी। तो यहाँ पे चिन्ह बता रखा है, आईएसआई क्या है, ये लगा हुआ चिन्ह है जो कि सरकार द्वारा मंजूरी मिली हुई है इसको, और इसकी जो वस्तुएं होती हैं वो असली वस्तुएं होती हैं। तो वही है कि उसको इस प्रकार में जो वो ले रही है वस्तु, तो उसको आईएसआई जो मार्क है वो देखकर ही उसको लेना चाहिए था। खरीदते समय स्त्री का पक्का बिल लेना चाहिए था और इस बिल को संभाल कर रखना चाहिए था। अब क्या है, उसको बिल को सँभाल के रखना चाहिए था, क्योंकि अब कहीं भी अगर वो ऐसे बिना बिल के जाएगी कि मैंने ये इस्त्री इस दुकान से ली थी, तो कोई विश्वास करेगा उसके ऊपर? तो ये उसका कर्तव्य था कि उस बिल को उसे सँभाल के रखना चाहिए था, ताकि अगर आगे चल के कोई दिक्कत हो, तो फिर वो क्या कर सके, उस बिल को दिखा के प्रूफ़ बता सके कि इस रेट में दिया गया है, इसी दुकान से मैंने लिया है, और क्या है, कुछ टाइम बाद ये चलना बंद हो गया है। तो ये भी क्या है, उसके कर्तव्य में ही आएगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दायित्व ही पूछे, आपसे कर्तव्य पूछेगा, दायित्व पूछेगा, या उसका कौन-कौन से जो मूल्य है वो होने चाहिए थे, इस प्रकार से पूछ ले, तो उसमें भी क्या है, यही सारी चीज़ें आएँगी। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। क्या है, होटल में प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व है? जो प्रमुख कार्यालय है उसका हमें महत्व यहाँ बताना है। अब यहाँ प्रमुख से ही हमें समझ में आ रहा है, कोई विशेष कार्यालय होगा, उसी की बात यहाँ पे की गई है। तो वही जो कार्यालय है इसका क्या महत्व है? अब आप पेपर में सोचेंगे ना, आपको एज़ इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन है तो वहाँ आपको क्या है, एज़ इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। घुमा-फिरा के 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन बना देंगे, और क्या है, क्वेश्चन सिर्फ एंड वाली लाइन में छोटा-सा क्वेश्चन होगा, ऊपर की लाइन जो होगी ऐसे ही, कि बच्चे को कन्फ्यूज़ कर दिया जाए। यहाँ पे क्या है, एज़ इट इज़ आपको बताया हुआ है ताकि आप समझ सकें कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आंसर किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ होटल के प्रमुख कार्यालय का महत्व पूछा है, हम देख लेते हैं क्या है। प्रमुख कार्यालय या विभाग जहाँ अतिथि का आगमन होता है और वह पहली बार अतिथि उद्योग के कर्मचारी के संपर्क में आता है। तो क्या है, ये एक कार्यालय है, ये क्या करता है, हम जो कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर हमें कहीं रुकना है, किसी होटल में जाना है, तो प्रमुख कार्यालय को ही हम सबसे पहले संपर्क करते हैं, ताकि क्या है, हम सीधे तौर पे उनसे क्या है, एक संबंध बना सके। अब प्रमुख कार्यालय क्या चाहती है कि लोगों का संबंध क्या है, होटल के साथ अच्छा रहे। इसीलिए वहाँ पे क्या है, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनसे हम लोग जो होते हैं सीधे तौर पर बात करते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, वो हमें कोई भी चीज़ जैसे रूम के बारे में बताना हो या रेट वगैरह हो या रूम चेक इन है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक? प्रमुख कार्यालय किसी भी होटल का केंद्र बिंदु है। अब ये क्या है, केंद्र बिंदु है, आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि होटल का केंद्र बिंदु कौन है, तो प्रमुख कार्यालय है। ठीक है?
क्योंकि संगठन और अतिथि संगठन के बीच अच्छे संबंध विकसित करने और संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि और संगठन के बीच पारस्परिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेनली यहाँ ये बताने का हमें प्रयास किया गया है कि देखिए, एक व्यक्ति है, अगर उसने सीधे तौर पे क्या है, किसी कर्मचारी से बात कर ली कि मुझे यहाँ पे रूम लेना है। अब वो कर्मचारी पता नहीं उसको वो वेल एजुकेटेड है या नहीं, उसको बात करने का तरीका आता है या नहीं, तो क्या करेगा वो, अगर बात ठीक से नहीं कर रहा है तो जो व्यक्ति है वहाँ पे रूम लेना चाहेगा, तो वो क्या सोचेगा कि ये जो यहाँ की सर्विस है वो अच्छी नहीं है और फीडबैक क्या है, गलत देगा। तो वही है कि ये जो प्रमुख कार्यालय के लोग हैं, ये पहले ही उन व्यक्तियों से बात कर लेते हैं जो कि रूम लेना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं, ताकि क्या है, जो संगठन है, मतलब किसी भी स्थान पे जहाँ पे वो रुकना चाहते हैं, होटल है, लॉज है, कोई भी जगह है, अगर वो वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो उससे पहले वो प्रमुख कार्यालय वालों से बात कर लेते हैं, ताकि क्या है, जो उनके बीच का संबंध है वो खराब ना हो। अगर बाद में जो फीडबैक मिले वो अच्छा फीडबैक मिले, कि बातचीत करने का तरीका जो है, सर्विस जो है, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत अच्छी तरीके से थी। ठीक है? अतिथि चक्र सामान्यतः प्रमुख कार्यालय के क्षेत्र में आते हैं। अभी जो अतिथि चक्र है, जो भी अतिथि आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठहर रहे हैं, कहाँ पर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, तो प्रमुख कार्यालय के क्षेत्र में ही ये आते हैं। ठीक है? तो प्रमुख कार्यालय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है होटल के अंदर। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। यहाँ सैरगाह रिज़ॉर्ट पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित करता है? ये रिज़ॉर्ट की बात हमें बतानी है कि रिज़ॉर्ट जो है, आपने बड़े-बड़े रिज़ॉर्टों के बारे में सुना होगा ना या देखा होगा, तो वही रिज़ॉर्ट के बारे में है कि ये किस प्रकार से जो पर्यटक होते हैं, अब ये पर्यटक कौन है, जो कि सॉरी, घूमने के लिए आते हैं। पर्यटक जो घूमने के लिए आ रहे हैं, जगह-जगह घूम रहे हैं, और पर्यटन क्या होता है, वो स्थल होता है जहाँ पे रुकते हैं। पर्यटन स्थल है मतलब घूमने की जगह है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक? सैरगाह सुख-सुविधा के आकर्षण के लिए जाना जाता है। अब जो सैरगाह है, लॉज है, रिज़ॉर्ट है सॉरी हमारा, इसलिए जाना जाता है, वहाँ पे सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ जो हैं वो उपलब्ध होती है। यहाँ खेल की सुविधाएँ उपलब्ध होती है, अवकाश क्रियाकलाप प्रदान किए जाते हैं, जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, छोटा है काफ़ी, अगर आपसे बड़े में पूछ ले, तो पहले तो आपको इसको पॉइंट बना लेना है, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या है, पॉइंट बन सकते हैं। 4 पॉइंट यहाँ बन गए हैं। बाकी आप रिज़ॉर्ट की बात कर सकते हैं इसमें, अगर पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे मैं और बताऊँगी। क्या है कि यहाँ पे सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ हैं, ठीक है? जितनी भी सुविधाएँ हमें चाहिए होती है, जैसे एक अलग रूम हो गया, अलग किचन हो गया, ये सारी सुख-सुविधाएँ हमें क्या है, रिज़ॉर्ट के अंदर प्राप्त होती है। यहाँ खेल की जो सुविधाएँ हैं उपलब्ध होती है। अवकाश के क्रियाकलाप प्रदान किए जाते हैं, कोई भी ऐसे काम जो है, क्रियाकलाप है ना, गेम वगैरह है, छुट्टियों के टाइम पे जो हम खेल सकते हैं, वो होते हैं। जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त होता है। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम खुद को फ़ील करवा सकते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे खुद के पूल्स होते हैं, अलग से रेस्टोरेंट होते हैं, आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसमें और पॉइंट ऐड करना हो आपको कि पूल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, अलग-अलग क्रियाकलाप की जगहें होती हैं, और गेम एरिया होता है, गेमिंग एरिया अलग से होता है। आप इस तरीके से बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? रिज़ॉर्ट के बारे में आपको पता है, रिज़ॉर्ट काफ़ी बड़ा और भव्य होता है, आप ये लाइन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसीलिए लोगों को क्या है, आकर्षित करता है। ठीक? 6-7 पॉइंट यहाँ पे बन गए हैं, तो आपको क्या है, इस तरीके से पॉइंट बनाना आना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अतिथि चक्र की आगमन पूर्व अवस्था में कौन से क्रियाकलाप किए गए हैं? अभी अतिथि चक्र के बारे में मेनली हमसे पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं क्या है। आगमन पूर्व अवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलाप कुछ इस तरीके से है कि अतिथि के कमरे तथा अन्य सुविधाओं का के रेट देना। अब क्या है, अतिथि वहाँ पे आ रहा है, आगमन क्या है, वहाँ पे आ रहा है ठहरने के लिए। तो उससे पहले क्या है, रूम वगैरह की जो रेट की सुविधाएँ हैं, वो बता दी जाती है कि किस प्रकार से कितने रेट में कौन-सा रूम उनको प्राप्त हो सकता है, ठीक? अतिथि और होटल के बीच दर सहमति बन जाने पर कमरा आरक्षित किया जाता है। अब क्या है, अतिथि जब फिक्स हो चुका है कि बातचीत कर ली उन्होंने कि इस टाइम पे उनको आना है, तो जब बात कन्फर्म हो जाती है तो उस रूम को जो है आरक्षित कर दिया जाता है। मतलब उनके लिए बुक कर दिया जाता है, जिन्होंने भी बात की हो, उनके लिए क्या रूम जो है वो बुक कर दिया जाता है। ठीक है?
तो ये जो आगमन पूर्व है आप इसको चेक इन भी बोल सकते हो। आप क्या है दोनों तरीके से जो नाम है आपको याद होने चाहिए, आगमन पूर्व या फिर चेक इन, ये दोनों ही शब्द एक ही है। आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए चेक इन भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वस्त्रों की सफाई को प्रभावित करने वाले कोई कारक लिखिए। अब जो वस्त्र की सफाई है उसको प्रभावित जो भी कारक करते हैं उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। कोई भी कारक, अब कोई भी हम वस्त्र पहन रहे हैं उसका फैब्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। रंग की हम बात कर ले वो भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे रंग ऐसे होते हैं जो झड़ जाते हैं वस्त्रों में। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या-क्या है। फर्स्ट, वस्त्रों के रेशों की मात्रा व धागे का प्रकार। अब किस प्रकार के धागे का यूज़ किया गया है, तो ये फैब्रिक में ही आ जाएगा कि किस प्रकार का धागा जो है उसका यूज़ किया गया है वस्त्र के अंदर। वस्त्र निर्माण की तकनीक, अब किस तरीके से बनाया गया है वस्त्र को, किस तरीके से बनाते हुए आ रहे हैं। अलग-अलग तरीकों से वस्त्र निर्मित होता है, तो वही है कि आगे अब जब पीछे टाइम से किस तरीके से चलता हुआ आ रहा है वो वस्त्र। वस्त्र पर की गई परिसज्जा, अब कोई हैवी वस्त्र है, उसपे बहुत सारी कढ़ाई की गई है, तो हम ऐसे ही उसको नहीं धो सकते, उसके धोने के अलग नियम होते हैं। तो वो भी क्या है, वस्त्र को प्रभावित करने वाले कारक में आता है। वस्त्र का विशेष उपयोग, अब किस प्रकार से हम वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या है, वो जो वस्त्र है, वो भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, वो हम देख लेते हैं। वस्त्रों की धुलाई एक विज्ञान और कला दोनों है। इस कथन की हमें विवेचना करनी है। वस्त्र की धुलाई के बारे में है कि ये विज्ञान भी है और ये कला भी है। कला की हम बात कर लेते हैं तो वस्त्र धोने की अपनी एक कला है, अलग-अलग कलाएँ होती हैं। विज्ञान की बात कर ले तो जो हम डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से हो सकता है, तो उसकी बात यहाँ पे हमें मेनली जो है वो बतानी है। क्या है? वस्त्र की धुलाई एक विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के अनुप्रयोगों पर आधारित है। क्या है, विज्ञान की बहुत सारी तकनीकों को हमने क्या कर रखा है, वस्त्र धोने की कलाओं में ऐड कर रखा है। अब हम ये नॉर्मल वे में बात नहीं कर रहे, घरों की बात नहीं कर रहे, जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ होती है, लॉन्ड्री जो होती है, वो क्या करते हैं, वस्त्र को एक साथ लेकर आते हैं, बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में वस्त्रों का क्या करते हैं वो रखते हैं और उसकी सफाई करते हैं। यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि हम बहुत सारी मशीनों का यूज़ करते हैं, तो क्या है, वो वैज्ञानिक तरीके से ही बनाए गए हुए हैं वो मशीन, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। और क्या है, यह एक कला है क्योंकि सौंदर्यपूर्वक रुचिकर परिणाम प्राप्त करने के लिए संबंधित कौशल में निपुण होना आवश्यक है। अब यहाँ बता रहे कि जो सौंदर्यपूर्वक मतलब अच्छा, सुंदर जो लगे, और रुचिकर परिणाम मतलब जैसा परिणाम हमें चाहिए, रुचि जो हमारी जिस चीज़ में रुचि है मतलब जैसा परिणाम हम निकालना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, हमें कौशल होना चाहिए, एक तरीके से वस्त्र धोने की कला हमें आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो वस्त्र है, वस्त्र धुलाई विज्ञान भी है और साथ ही में कला भी है। हम ऐसी-ऐसी मशीनों का यूज़ कर रहे हैं जो वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा बनाए गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कलाओं और कौशलों से उसको बना रहे हैं, इसीलिए हम उसको विज्ञान और कला का समावेश बोल रहे हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो हम देख लेते हैं। ड्राई क्लीनिंग शॉप्स निर्जल धुलाई की दुकान से आप क्या समझते हैं? ये जो हमें ड्राई क्लीनिंग शॉप्स है उसके बारे में मेनली हमें यहाँ पे बताना है। क्या है कि ड्राई क्लीनिंग शॉप जो निर्जल धुलाई की दुकान, ये इसका हिंदी में नाम है, ठीक है? आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। में लोग कुछ विशेष वस्तुओं की धुलाई के लिए देते हैं। यही ग्राहक धुलवाने के लिए वस्त्र देते हैं और कुछ दिन बाद धुले हुए वस्त्र ले जाते हैं। अब बता रखा है कि हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग शॉप में अपने वस्त्र देते हैं, ठीक है? अब वो वस्त्र क्या हमने वहाँ धुलाई के लिए दे दिए हैं, कुछ दिन बाद ही हमें क्या है वो वस्त्र, वो टाइम बताते हैं, इतने टाइम में आप ये वस्त्र ले जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उतने टाइम पे वो वस्त्र जो है वो ले आते हैं। वे ग्राहक कोई व्यक्ति या संस्था हो सकती है। अब जहाँ हम दे रहे हैं अपने वस्त्रों को, या तो कोई वो एक व्यक्ति हो सकता है जो प्रोफेशनल हो इस चीज़ में, या फिर कोई अन्य संस्था भी हो सकती है। अब संस्था में क्या है, समूह में व्यक्ति काम करते हैं, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। कुछ धुलाई पर ग्राहक से सामग्री लेने और पहुँचाने की सेवा भी देते हैं। अब कुछ लॉन्ड्री या फिर हम ड्राई क्लीनिंग शॉप की बात कर लें, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे बता सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं कि जो आपका कोई एक व्यक्ति उस संस्था से आ जाएगा, आपका जो सामान होगा, कपड़ा होगा वो ले जाएगा और फिर सफाई करने के बाद वापस भी दे जाएगा। इस प्रकार की सुविधा भी होती है। यह विशेष रूप से छात्रावास, छोटे होटल, रेस्टोरेंट और नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं को भी सेवा देते हैं।
अब जो हमारे ड्राई क्लीनिंग शॉप है वो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, छात्रावास, हॉस्टल हो गया या छोटे होटल हो गए या फिर रेस्टोरेंट हो गया, नर्सिंग होम हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, इन सब में भी क्या है ये अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये ड्राई क्लीनिंग शॉप की आप विशेषता बोल सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग शॉप की जानकारी बोल सकते हैं और कुछ अन्य जो ड्राई क्लीनिंग शॉप से रिलेटेड आए, तो उसमें आप क्या है ऐसे पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ दुकानों में पूर्व उपचार जैसे रफू करना, मरम्मत करना और वस्त्र की रंगाई के लिए इकाई भी होती है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अब वस्त्र में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से कटा-फटा है या कोई और प्रॉब्लम है या हमें कुछ ऐड करवाना है वस्त्र के अंदर, तो कई जो हमारे ये जो शॉप होते हैं, संगठन जो है, वो उसका काम भी कर देते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है कि क्या है पूर्व उपचार में जैसे कि रफू कर देते हैं। कहीं की सिलाई खुली हुई है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। मरम्मत कर सकते हैं, वस्त्र की हमें जो कलर है वो चेंज करवाना है तो वो रंगाई भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारा इसी के अंदर आए। तो आई होप आपको अब ये पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। घरेलू और व्यावसायिक लॉन्ड्री के बीच में हमें अब अंतर बताना है। जो घरेलू लॉन्ड्री होती है और जो व्यावसायिक लॉन्ड्री है, उसके बीच में हमें अंतर बताना है। तो ये तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि घर की बात, घर में क्या है कुछ लोग होते हैं, हम उनके वस्त्र लेके रखते हैं। अब एक मशीन है, ज़्यादा लोड नहीं ले पाती है, घर की जो मशीन होती है, हम एक मात्रा उचित मात्रा में उसमें रख सकते हैं। लेकिन हम लॉन्ड्री की बात कर लें, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों के कपड़े जाते हैं, काफ़ी काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं। मशीन जो होते हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, भार काफ़ी बड़ा होता है और वो कपड़ों को भी क्या कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमें डिफरेंट जो है यहाँ पे बताना है। फर्स्ट हम घरेलू लॉन्ड्री का देख लेते हैं क्या है, कपड़ों की मात्रा कम से कम 5 से 10 किलो, यहीं तक क्या है घरेलू लॉन्ड्री में जो कपड़े हैं वो डाले जा सकते हैं। रिकॉर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ रिकॉर्ड रखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, हम घर के परिवार के व्यक्ति हैं, हम उनका रिकॉर्ड रख के क्या करेंगे, है ना? तो वही बता रखा है कि इसमें रिकॉर्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न कार्यों के लिए कोई अलग खंड नहीं होते। अब यहाँ पे क्या है विभिन्न कार्य के लिए मशीन के अंदर ही है या फिर कोई जैसे एक वहाँ हम संस्था की बात कर लें, कोई धो रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई उसको इस्त्री कर रहा है, कोई सुखा रहा है, कोई जो सैंत के रख रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है ना अलग-अलग खंड की आवश्यकता तो नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति होगा जो हमारी मम्मी होती है वही काम करेगी, है ना? ठीक है? उपयोग किए जाने वाले उपकरण ब्रश, बाल्टी, धुलाई मशीन आदि होते हैं। अब यहाँ पे क्या है छोटे स्तर पर ये सारी चीज़ें होती है सफाई के लिए। ब्रश हो गया, बाल्टी हो गया या फिर धुलाई की मशीन हो गई। ये हमारे घरेलू लॉन्ड्री के बारे में जानकारी थी। अब जो हमारा व्यावसायिक लॉन्ड्री है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है कपड़ों की मात्रा अधिक होती है 100 किलोग्राम या उससे अधिक। मात्रा क्या है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वस्त्रों की होती है। उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, अब वस्त्र किसका कहाँ से आ रहा है, कहाँ भेजना है, कहाँ जाना है, तो ये सब का रिकॉर्ड तो उनको रखना पड़ेगा ना। तो वही यहाँ बताया है कि इसका क्या है उचित रिकॉर्ड जो है वो रखना आवश्यक है। निरीक्षण, छँटाई, सुखाना, इस्त्री आदि के लिए अलग-अलग खंड होते हैं। जैसे घर की लॉन्ड्री में घर की लॉन्ड्री में हम क्या करते हैं कि कोई एक ही व्यक्ति है सारा काम करता है। लेकिन यहाँ संस्था है, यहाँ बहुत सारे व्यक्तियों के वस्त्र आ रहे हैं, अलग-अलग लोग हैं करने के लिए काम। तो वही है कि ये जो सारी जगह है, निरीक्षण हो गया, देखने का काम हो गया, छँटाई, वस्त्रों को अलग करने का काम हो गया, सुखाने का, इस्त्री करने का, इन सब के लिए अलग-अलग खंड को बनाया गया हुआ है। ठीक है? बड़े-बड़े उपकरण जैसे सूक्षन, रोलर, इस्त्री आदि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बड़ी मात्रा में वस्त्रों की संख्या होती है, तो बड़ी-बड़ी मशीनों का यूज़ यहाँ पे किया जाता है वस्त्र को साफ करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पूरे क्वेश्चन में यही था कि आपको जो विशेषताएँ हैं, आप बता सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं या फिर अंतर बोल सकते हैं या घरेलू लॉन्ड्री या फिर जो हमारा व्यावसायिक लॉन्ड्री है, उसकी जानकारी आप लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको आंसर क्या है, इस तरीके से देना है। अब ये क्या है क्वेश्चन है कि निम्न के हमें कारण बताने हैं। फर्स्ट हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन कि वस्त्रों का लगभग सूखने तक चक्रण नहीं किया जाता। हमें अब इसका कारण बताना है कि हम जो वस्त्र है उसको सूखने तक हम उसका चक्रण क्यों नहीं करते हैं और फिर जो यहाँ पे धुलाई होगा, ठीक है? धुलाई मशीन के आलोदक बैकलाइट से बने होते हैं। अब ये हमें इसका भी कारण बताना है कि ये इस पदार्थ के क्यों बने होते हैं।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं। लगभग सूखने के एक चक्रण नहीं किया जाता। लगभग सूखने यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे ऐसे होगा कि लगभग सूखने तक एक चक्रण नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे वस्त्रों में सिलवटें पड़ जाती हैं। अब क्या है, अगर वस्त्र सूख चुका है, ठीक से नहीं सूखा हुआ है और हमने उसको क्या किया है, इसको सुखाने का प्रयास किया है, तो इसमें क्या है कि सिलवटें पड़ जाएगी, वही बता रखा है। और फिर जो इस्त्री द्वारा बहुत कठिनाई से हटती है। अब हम इस प्रकार से वस्त्र को बना दे रहे हैं कि उसमें सिलवटें पड़ रही है, तो जब हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए हम जो ये तरीका है उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसका आंसर है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अपमार्जकों, विरंजकों व मृदु कारकों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो यहाँ पे हमें बता रखा था ना, ये जो पदार्थ बता रखा है कि ये इससे क्यों बने होते हैं? आलोदक बैकलाइट से बने होते हैं, क्योंकि हम जो बहुत सारे अलग-अलग तरीके के जो चीज़ें हैं, डिटर्जेंट वगैरह है, उसका यूज़ करते हैं, तो उसका असर क्या है, इन पर नहीं पड़ता है। इसीलिए हम इस पदार्थ का यूज़ इसमें करते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। तो क्या है, आपको अपनी डबल डबल बेड की चादर विषम रंग योजना से सजानी है। पाँचों रंग योजनाओं का उदाहरण देकर हमें समझाना है। मेनली पाँचों रंग योजनाओं के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा है। इसी में अथवा में क्वेश्चन है। अब अथवा में क्या है, दोनों में पूछा सेम ही होगा, तरीका अलग-अलग होगा। जैसे कि नूरी विषम रंगों का प्रयोग करके कपड़े बनाना चाहती है, ये कौन-सी 4 विषम रंगों का यूज़ इस्तेमाल करेगी? इसमें 4 रंग का पूछा, उसने 5 रंग का पूछा। तो हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट यहाँ रंग बता रखा है पूरक सम्मेलन, पूरक सम्मेलन। इसमें क्या है, ये सब हम पहले देख लेते हैं कि ये सब विषम रंग योजनाओं वाले सम्मेलन हैं। इसमें क्या है, पूरक सम्मेलन, इस रंग योजना में 2 रंगों का उपयोग होता है जो वर्णनात्मक में एक-दूसरे के ठीक सामने होते हैं। अब इसमें क्या है, हम इस तरीके से रंग चक्र की बात कर लें तो ये उन 2 रंगों से बने होते हैं जो कि एक-दूसरे के सामने होते हैं, ठीक। जैसे कि बता रखा है लाल है और ये हरा होगा, ठीक है? और नीला और नारंगी होगा, ठीक? फिर नेक्स्ट क्या है, दोहरा पूरक सुमेलन। इसमें क्या है, इस रंग योजना में 2 पूरक युगल होते हैं। यहाँ पे इसको हार्ड करने के लिए इस तरीके से बना दिया है, इसमें भी यही है, 2 पूरक रंग होते हैं। जो होते हैं, जो सामान्यतः वर्ण चक्र में एक-दूसरे के पड़ोसी होते हैं। एक-दूसरे के पड़ोसी होंगे, ये भी क्या है, आप देख रहे हैं ये रंग चक्र का हम वो देख लेते हैं। तो एक-दूसरे के पड़ोसी है ये और वैसे ही ये और ये। ठीक है? तो वही बता रखा है जैसे कि लाल हरा है और बैंगनी और पीला है। ठीक? विभाजित पूरक सुमेलन इसको हम देख लेते हैं क्या है कि इस रंग योजना में एक रंग और उसके पूरक रंग के दाएँ-बाएँ वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक पूरक रंग लिया है और इसके जो दाएँ और बाएँ में जो रंग होगा उसका यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है? जैसे कि लाल, नीला, हरा और पीला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अनुरूप पूरक सुमेलन। ये क्या है? यह रंग योजना अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन होती है। ये रंग क्या है, जो अनुरूप एक योजना है, उसका क्या है, संयोजन होती है, उसको मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पड़ोसी रंगों में समूह में प्रधानता के लिए पूरक का चयन किया जाता है। अब इसमें क्या है, कोई प्रधान होता है रंगों का, उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि बता रखा है, लाल बैंगनी है, बैंगनी एवं पीला है, पीला या हरा है यहाँ पे और वही हरा बता रखा है, ठीक है? ये जो है ये मिस्टेक से हो रखा है, ये हरा है। तो बता रखा है कि किस तरीके से इसमें यूज़ कर रहे हैं, एक कोई रंग है जो कि प्रधान है। हम इस कलर की बात कर लिए जो प्रधान है, इसी के हिसाब से जो अन्य रंग होता है उसको चुना जाता है, उसी को हम क्या करते हैं, अनुरूप पूरक सम्मेलन कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋणात्मक सुमेलन, इसमें क्या है, इस रंग योजना में 3 रंगों का संयोजन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी 3 रंग होते हैं, उसका हम संयोजन करते हैं, जो रंग चक्र के समान भुजाओं वाले त्रिकोण बनाते हैं। अब किसी 3 तरीके से है, हम इन 3 रंगों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये 3 रंग है, जैसे कि बता रखा है लाल, नीला, पीला। इसको हम ऋणात्मक सुमेलन बोलेंगे। हम जिसमें 3 प्रकार के रंगों का यूज़ कर रहे हैं, जो कि तीनों भुजाओं पर है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में बता रखा है लाल, नीला, पीला और क्या हम इसी को ऋणात्मक सुमेलन कहते हैं।
तो ये सारे आपके जो थे रंग चक्र, जो कि विषम रंग चक्र के थे, रंग योजना थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। वस्त्रों पर सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती है। प्रत्येक प्रकार का नाम हमें बताना है। 3 प्रकार की रेखा आपको याद रखना है, उसके नाम बताने हैं कौन-कौन से हैं। तो एक है ऊर्ध्वाधर, लंबतर रेखाएं जो लंबाई का आभास करवाती है। कुछ इस प्रकार से होगी जो कि हमें क्या है, लंबाई का आभास करवाती है। क्षैतिज रेखाएं हैं जो लेटी हुई रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाएं, ये क्या है, चौड़ाई का आभास करवाती है। तिरछी विकर्ण रेखाएं, ये कोण की कोटि और दिशा पर निर्भर करते हुए चौड़ाई और लंबाई को बढ़ाती है। अब ये क्या है, कुछ तिरछी रेखाएं हैं इस प्रकार से, जो कि हमें क्या दर्शाती है, तो ये हमें कोण की कोटि, अब जिस जिस कोने में ड्रेस का कोई डिजाइन है उस हिसाब से जो कॉर्नर होगा उसको पकड़ के उसकी कोटि को बताती है। जैसे आपने सलवार में देखा होगा जो कोटियां बनी होती है यहाँ पे मेनली, हम उसको एग्जाम्पल में रख सकते हैं कि इस तरीके से ही इसके बारे में बताया जा रहा है। जो तिरछी विकर्ण रेखाएं होती है वो इस तरीके से यूज़ में आती है, ठीक है? तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए लक्षित बाजार और ग्राहक प्रोत्साहन को समझना चाहिए। इस कथन को संक्षेप में बताइए। अब बता रखा है इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो उपभोक्ता है उसकी मांग, अब उपभोक्ता की मांग क्या है, अलग-अलग मांगे होती है। तो ये जो लक्षित बाजार है हमारा, जहाँ किसी ने कोई एक गोल फिक्स कर रखा है, लक्षित बाजार और ग्राहक प्रोत्साहन को हमें समझना चाहिए कि हम किस प्रकार से ग्राहक को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक जगह हमने फिक्स कर ली जहाँ लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं, लोगों को, ग्राहकों को बुला रहे हैं। हम एक चाहते हैं कि किसी तरीके से ग्राहक हमारे पास आ जाए, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही हमें समझाना है कि इस तरीकों को हम कैसे अपना सकते हैं। तो क्या है, हम देख लेते हैं। किसी भी फैशन व्यापारी का अपने उत्पादन के लिए लक्षित बाजार को पहचानना समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी लक्षित बाजार, जहाँ ऐसा लक्षित बाजार होना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना क्या है, बहुत अधिक मात्रा में हो, ठीक है? लक्षित बाजार वह श्रेणी है जिसमें व्यापारी अपने उत्पादों को बेचने के लिए लक्षित करता है, एक गोल फिक्स करता है अपने उत्पादों को बेचने के लिए। मेनली हमें इस लाइन में यही बताया गया। अपने लक्षित बाजार के उपभोक्ताओं की मांग आवश्यकता के अनुसार विक्रय विभाग अपने उत्पादन को बेचने की नीतियां तय करता है। अब जिस हिसाब से जो उपभोक्ता है उसकी मांग है, अब कोई चीज ट्रेंड में चल रही है तो क्या करेगा, लक्षित बाजार में जाके वैसी ही चीजों को बेचेगा ना, ताकि लोग आकर्षित होंगे कि यहाँ पे उस प्रकार की वस्तुएं मिल रही है जो कि हमें चाहिए थी। तो वही है कि उपभोक्ता की मांग के हिसाब से ही, जो उपभोक्ता की मांग है, जो अभी लोगों के मन में चल रहा है, जुबान पे चल रहा है, वैसी मांग को क्या है वो लेकर आते हैं, ताकि क्या है, अपने बाजार को, जो सामान है उसको बेच सके, ठीक है? उपभोक्ता केंद्रित नीतियों से ग्राहक प्रोत्साहित होते हैं और अधिक क्रय है। इससे उत्पादकों को अधिक लाभ भी प्राप्त होता है। अब यहाँ बता रखा है कि जब वैसी चीज मिलेगी उपभोक्ता को, जैसी चीज उसे चाहिए, तो क्या होगा, वो आएगा, अपने सामान जो है लेगा, उससे क्या है, उपभोक्ता भी खुश होगा और साथ ही में जो क्रय, जो बेचने वाला है वो भी क्या होगा, उसको भी बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। तो वही बता रखा है कि लक्षित बाज़ार को समझना और क्या है, ग्राहक के मन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लक्षित बाज़ार में एक ऐसा एरिया ढूँढ लिया हमने जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और क्या है, साथ ही में हमने ग्राहक की पसंद के हिसाब से सामान वहाँ रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें भी लाभ होगा। तो वही यहाँ मेनली हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए एक बार फिर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। क्या है, नीलेश दृश्य व्यापार डिजाइनर बनना चाहता है। एक डिजाइनर जो है वो बनना चाहता है, क्या नाम है उसका, नीलेश। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, हमें इससे फैशन डिजाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हमें इसके आंसर देने हैं। क्या है, उसे कौन से 4 व्यापारिक अधिकारी के बारे में पता होना चाहिए? अब ये बता रखा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, और सेकंड क्या है, उसके पास कौन-कौन से 2 विशिष्ट कौशल होने चाहिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं कि उसको कौन-कौन से बड़े अधिकारी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। कौन-कौन से जो ऐसी व्यवस्था है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो क्या है, उसे शोकेस में प्रदर्शन, दुकानों में सामान व्यवस्था, आकर्षण प्रचार वाक्यों की रचना, कपड़ों को रखने की व्यवस्था,
पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाना और प्रदर्शन एवं विज्ञापन अभियानों को नेतृत्व करने का ज्ञान होना चाहिए। उसके अंदर क्या है, ये सारे ज्ञान जो है वो होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी उसे होनी चाहिए कि क्या है, उसको कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य उसको करने हैं। तो क्या है, इस तरीके से सामानों को आकर्षित ढंग से लगाना है, वही है शोकेस का प्रदर्शन, दुकानों में सामानों को व्यवस्थित करना, फिर आकर्षण प्रचार के वाक्य उसको आना चाहिए कि लोगों को जो विज्ञापन है वो हम इस प्रकार से दें कि लोग क्या है, आकर्षित हो उसकी तरफ। फिर बता रखा है कपड़ों को रखने के लिए व्यवस्था है, पुतलों को आकर्षण ढंग से सजाना है, तो ये सारे काम कार्य क्या है, उसकी होने चाहिए और उसको ये कार्य आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा था हमसे कि उसके पास कौन-कौन से 2 विशिष्ट कौशल होने चाहिए। तो कौन से कौशल होने चाहिए उसके पास? तो उसको पूर्वानुमान क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता, संचार क्षमता का कौशल होना चाहिए। अब यहाँ जो पूर्वानुमान दे रखा है, ये क्या है कि उसको पहले से ही पता होना चाहिए। ये चीज़ क्या है, उसको पहले से भाप लेनी चाहिए कि आगे चल के कौन-सी चीज़ ट्रेंड में आने वाली है। तो उसके अंदर फर्स्ट ये क्षमता होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक क्षमता, अब उसको क्या है, वस्त्रों के बारे में जो जानकारी है वो होनी चाहिए कि किस तरीके से जो वस्त्र है उसको बेचा जा सके, लोग किस प्रकार के वस्त्रों को पसंद करेंगे, ठीक है? और संचार क्षमता का कौशल होना चाहिए। अगर उसको अब ये काम दिया जा रहा है कि उसको एक संगठन में जाके, एक फैक्ट्री में जाके सामान को लेकर आना है या भेजना है कहीं पे सामान, तो इस प्रकार का संचार का जो कौशल है वो भी उसको आना चाहिए, या फिर बातचीत करने का हम तरीका बोल सकते हैं, वो भी उसके अंदर इस प्रकार का कौशल भी जो है वो होना चाहिए। ठीक है? तो आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के लिए भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे होंगे। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।